पुस्तक 24 अध्याय 11 छठा जनरल। केवल तलवार के महारथी के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय ही कोई अपनी कमजोरियों को सही मायने में देख पाएगा। हालांकि जी निंग का तलवार साम्राज्य बहुत ही दुर्जेय था, जिससे वह अपनी हर तलवार के वार पर पूरी तरह से नियंत्रण रख पाता था। लेकिन उसकी कमजोरी यह थी कि वह बहुत ज्यादा संतुलित था। उसकी तलवार उतनी तेज नहीं थी, उतनी अप्रत्याशित नहीं थी, उतनी क्रूर नहीं थी। उसमें कई कमियां थीं। जब विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने निंग के विरुद्ध अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल किया तो निंग हर तरह से पूरी तरह से दबा हुआ था। ब्लैकमिस्ट की तलवारबाजी वाकई भयानक थी और उसमें एक पूरी व्यवस्था समाहित थी। तलवार की दुनिया का स्तर तलवार के असली सार की एक व्यवस्थित समझ का प्रतिनिधित्व करता था, जिससे व्यक्ति अपनी तलवार से एक पूरी दुनिया बना सकता था। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट स्पष्ट रूप से उस स्तर तक पहुंच चुके थे। स्विश, इसे ऐसा होना चाहिए। नामहीन तलवार कला का दूसरा रुख। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। सही, इस युद्ध के दौरान निंग को उलझाए हुए कई सवाल और रहस्य एक एक करके सुलझ गए, जिससे निंग काफी उत्साहित हो गया। उसकी मातृभूमि पृथ्वी पर एक कहावत थी, किसी गुरु से ज्ञान की एक बात सुनना 10 साल पढ़ने से ज्यादा असरदार होता है। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट जैसे तलवार के इतने जबरदस्त उस्ताद से मुकाबला करते हुए निंग ने पाया कि उसकी तरक्की आश्चर्यजनक गति से हो रही थी। उसने कई सालों तक प्रशिक्षण लिया था, लेकिन तलवार के ताव में इतने भयानक रूप से दुर्जेय व्यक्ति का सामना पहले कभी नहीं किया था। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति के स्तर को दबा दिया था, जिससे उसका थोड़ा सा ही प्रदर्शन हो पाया। अगर वह अपनी तलवार की दुनिया की शक्ति को पूरी तरह से विस्फोटित होने देता तो उसके लिए पूरी अराजकता की दुनिया को नष्ट करना आसान हो जाता। यद्यपि निंग ने सुधार करना जारी रखा, फिर भी वह इस तलवार की दुनिया की असली ताकत की तुलना में बहुत छोटा था। एक हत्यारी मुद्रा। ठीक है, ये रुख स्थिरता पर केंद्रित नहीं है, ये हमला करने और मारने पर केंद्रित है। निंग को धीरे धीरे समझ आने लगा। नामहीन तलवार कला पहला रुख, हाथ स्वॉर्ड रुख। नामहीन तलवार कला दूसरा रुख, किल स्वॉर्ड रुख। वह सचमुच तलवार के दाव में माहिर है। अमर एबिसस ऊपर से देख रहा था कि कैसे विश्व देवता ब्लैकलिस्ट जी निंग से द्वंद्व युद्ध कर रहा था। जी निंग की तलवार की हर एक किरण पिछली किरण से ज्यादा शक्तिशाली और प्रचंड होती जा रही थी, क्योंकि उसकी तलवार का दाव स्पष्ट रूप से तेज और घातक होता जा रहा था। उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। मेरा अंदाजा है कि डार्कनॉर्थ इतने लंबे समय से प्रशिक्षण नहीं ले रहा है, फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। सहमत, अमर एबिसस ने सिर हिलाया। यदि कोई व्यक्ति एक ही अराजकता चक्र में विश्व स्तर तक नहीं पहुंच पाया तो ये लगभग निश्चित था कि वह कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। तलवार के ताव के उस्ताद के साथ द्वंद्व युद्ध में जी निंग का इतनी तेजी से सुधार होना इस बात का संकेत था कि वह अभी भी अपने शुरुआती विकास काल में था। और सच तो ये है कि उसकी इतनी तेज प्रगति का मुख्य कारण ये था कि उसे पहले कभी तलवार के इतने माहिर खिलाड़ी के साथ द्वंद्व युद्ध करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अमर एबिसस के लाल वस्त्रधारी शिष्य ने जब ये लड़ाई देखी तो उसे अन्य किसी से भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। अब क्या तुम्हें दोनों के बीच का अंतर समझ में आया? पूर्वज अमर इम्पीरियस हंसा। कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं, ज्येष्ठ प्रशिक्षु भाई, लाल वस्त्रधारी युवक ने जल्दी से कहा। अब मुझे एहसास हुआ कि ज्येष्ठ देव डार्कनॉर्थ मेरे साथ नरमी बरत रहे थे। अगर उन्होंने शुरू से ही ऐसी भयानक तलवारबाजी दिखाई होती तो शायद मैं तुरंत हार जाता। उनकी तलवारबाजी ने तथाकथित सर्वोच्च ज्येष्ठ देवों की तलवारबाजी को पूरी तरह से ढंक दिया है। उनकी तुलना हमारे 5 सेनापतियों से की जा सकती है। सबसे ज्यादा संभावना है कि आप, ज्येष्ठ प्रशिक्षु भाई, ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें हराने में पूरी तरह सक्षम हैं। अगर सबसे बड़ा प्रशिक्षु भाई लड़ता है तो निश्चित रूप से वह जीत जाएगा, कोई सवाल ही नहीं। सभी साथी शिष्य इस बात पर सहमत हुए। कैओस इम्मोर्टल एबिसस कई वर्षों तक बाहरी दुनिया में साहसिक कार्य करने के बाद ही इस स्थान पर आया था, और ऐसा करते समय उसके साथ उसका सबसे बड़ा शिष्य पैट्रिक अमर इम्पीरियस भी था। इम्पीरियस अथाह शक्तिशाली था, लेकिन वह कभी फॉगस्टोन सेना में शामिल नहीं हुआ था। वह एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, लेकिन कैओस इम्मोर्टल एबिसस के शिष्य और फॉगस्टोन के उच्च स्तरीय सदस्य सभी जानते थे कि इस ग्रह पर विश्व स्तर से नीचे का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में इम्पीरियस था। वास्तव में 5 सेनापतियों ने एक बार उसे गुप्त रूप से चुनौती देने के लिए एकजुट हुए थे, लेकिन वे सभी 5 पराजित हो गए थे। इम्पीरियस एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जिसे लड़ाई करना पसंद नहीं था, क्योंकि वह अराजकता चक्र से कहीं अधिक के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। उसके स्वामी और स्टारलॉर्ड ने उसे बाहर जाकर साहसिक कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया, जिससे उसे फॉगस्टोन पर अपना शांत जीवन जीने की अनुमति मिल गई। उसे हराना आसान नहीं होगा। इम्पीरियस ने निंग को विश्व देवता ब्लैकमिस्ट के खिलाफ लड़ते हुए देखा। तुम सब उसे कम आंक रहे हो। जब विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने पहली बार युद्ध के लिए अवतार का इस्तेमाल किया था तब उसकी तलवारबाजी वाकई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसके बावजूद वह डार्कनॉर्थ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने अब अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन डार्कनॉर्थ अभी भी लड़ रहा है। हालांकि विश्व देवता ब्लैकमिस्ट उस पर आसानी से वार कर रहे हैं। डार्कनॉर्थ की रक्षात्मक तलवारबाजी वाकई एक भयानक स्तर पर पहुंच गई है। वह बहुत स्थिर है, उसकी रक्षा पूरी तरह से सुदृढ़ और दोषरहित है। बाकी 5 जनरलों की अपनी अपनी खास तकनीकें हैं, लेकिन डार्कनॉर्थ की सुदृढ़ रक्षा का सामना करने पर अंततः वे सभी पराजित हो जाएंगे। मुझे भी उसे हराने में सक्षम होने का भरोसा नहीं है, एंसेस्ट्रल इम्मोर्टल इम्पीरियस ने कहा।
पूरी तरह दोषरहित। अन्य शिष्य जो अपने सबसे बड़े शिष्य भाई की पूजा करते थे, सभी आश्चर्यचकित हो गए। उसकी तलवारबाजी कितनी भयानक है, अगर उसे दाव तलवार मिल जाए। एंसेस्टरल इमोर्टल इम्पीरियस ने सिर हिलाया। इससे वह सचमुच खतरनाक हो जाएगा। सहमत, बाकी सभी शिष्यों ने सिर हिलाया। डार्कनॉर्थ पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और तलवार के दाव का विशेषज्ञ था। अगर उसके पास भी दाव तलवार होती तो वह कितना घातक होता। निंग का हाथस्वॉर्ड क्षेत्र एक ऐसी तकनीक थी जो उसे खुद पर और अपनी तलवार पर पूर्ण नियंत्रण देती थी। उससे ज्यादा शक्तिशाली लोगों के लिए भी उसकी तलवार की मुद्रा को तोड़ना मुश्किल होता, जब तक कि शक्ति में अंतर वास्तव में बहुत ज्यादा न हो। नामहीन तलवार कला बहुत ही भयानक थी, यहाँ तक कि विश्वदेव नॉर्थरेस्ट जैसा व्यक्ति, जिसकी पहुंच विशाल वास्तेवन महल के संसाधनों तक थी, इस तलवार कला से मोहित हो गया था और अपनी मृत्यु के दिन तक भी वह पूरी नामहीन तलवार कला में पूरी तरह से निपुणता हासिल करने से कोसों दूर था। फुश, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने अपने हमले बंद कर दिए। निंग वहीं खड़ा रहा, उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, हालांकि उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह अभी अभी मानसिक रूप से थका हुआ था, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। तलवार के ताव के इतने दुर्जेय स्वामी से लड़ने का यह उसका पहला मौका था। निंग ने स्वाभाविक रूप से इस अवसर की कद्र की और उसे संजोया। धन्यवाद सीनियर, निंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। निंग सचमुच बहुत आभारी था। यह एक लंबी लड़ाई थी। शुरुआत में उसकी तलवारबाजी में लगातार सुधार होता रहा, लेकिन अंत में वह और बेहतर नहीं हो पाया। उसने त्रिलोक में 6000 वर्षों की साधना के दौरान प्राप्त सभी अंतर्दृष्टियों और अनुभवों का पूरा उपयोग कर लिया था। विस्फोटक गति को हमेशा बनाए नहीं रखा जा सकता। स्पष्ट रूप से हाल के वर्षों में निंग ने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी, वह उसे अभी किल्सवॉर्ड स्टांस में पूरी तरह से निपुण बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि अब उसे किल्सवॉर्ड स्टांस का ज्यादातर हिस्सा समझ आ गया था। जिन हिस्सों को उसे अभी समझना था, वे सबसे कठिन हिस्से थे। लेकिन जाहिर है, निंग की तलवारबाजी की ताकत भी काफी बढ़ गई थी। फॉगस्टोन पर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना दुर्लभ है जो तलवार के दाव को समझता हो। तुम जब चाहो मुझे ढूंढने आ सकते हो, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया। निंग बहुत खुश हुआ। हालांकि ब्लैकमिस्ट ने कहा था, जब चाहो। निंग इतना मूर्ख नहीं होगा कि हर समय उसे ढूंढता रहे। तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेते समय अंतर्दृष्टि और वास्तविक युद्ध अनुभव दोनों का होना जरूरी है। जब उसके पास पर्याप्त अंतर्दृष्टि होगी, तभी वह ब्लैकमिस्ट को एक और द्वंद्व युद्ध के लिए ढूंढेगा। मैं जिस तेजी से सुधार कर रहा हूँ, उसके आधार पर मुझे लगभग 10,000 सालों में दूसरे रुख में महारत हासिल हो जानी चाहिए। निंग ने मन ही मन सोचा, अगर मैं हिवनगेजर टॉवर का इस्तेमाल करूं तो मुझे बस कुछ सदियां ही लगेंगी। अगर विश्व देवता ब्लैकमिस्ट न होते तो निंग को सफल होने के लिए शायद 100 गुना ज्यादा समय लगता। दरअसल ये पूरी तरह मुमकिन था कि निंग को किसी ऐसी बाधा का सामना करना पड़े जो उसे रोक दे, चाहे वह उसे पार करने की कितनी भी कोशिश करे। एक योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में वह उन बाधाओं को आसानी से पार कर सकता था। एक अच्छा शिक्षक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। डार्कनॉर्थ, फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड ने अमर एबिसस और विश्व देवता ब्लैकमिस्ट दोनों को निंग की ओर देखते हुए कहा। स्टारलॉर्ड, निंग ने उसे सम्मानपूर्वक देखा। तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। फॉगस्टोन के कुल 5 जनरल हैं। आज से तुम छठे हो। स्टारलॉर्ड मुस्कुराया। निंग थोड़ा चौंका। जनरल एक महत्वपूर्ण पद था। इसके लिए न केवल शक्तिशाली होना जरूरी था, बल्कि संगठन के लिए उपलब्धियां भी अर्जित करनी होती थीं। समझ गया, निंग ने जल्दी से कहा। चूंकि आप एक जनरल हैं, इसलिए हम आप पर ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाएंगे। स्टारलॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद आपने ज्यादा समय से प्रशिक्षण नहीं लिया है। ठीक है, निंग ने कहा। चूंकि आपने अभी बहुत कम समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया है, मुझे लगता है कि आप विश्व स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत जरूर कर रहे होंगे। स्टारलॉर्ड ने आगे कहा, इसका मतलब है कि भविष्य में आप साहसिक कार्यों पर निकलेंगे। फॉगस्टोन आर्मी में शामिल होने के लिए मुझे आपसे यही जीवन रक्त की शपथ लेनी होगी। यह एक बहुत ही ढीली शपथ है। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक स्क्रॉल निंग की ओर उड़ गया। निंग ने वह पुस्तिका स्वीकार कर ली। किसी भी संगठन में शामिल होने की इच्छा रखने वाले को आजीवन शपथ लेनी होती थी। हालांकि अगर कोई केवल अतिथि अनुचर के रूप में शामिल होता तो आजीवन शपथ की शर्तें आमतौर पर बहुत ढीली होती। निंग ने स्क्रॉल पर नजर डाली। दरअसल ये जीवन रक्त की शपथ काफी सहज थी। इसमें निंग पर लगभग नगण्य प्रतिबंध थे, बस उसे फॉगस्टोन के प्रति वफादार रहना था। स्टारलॉर्ड, निंग ने आदरपूर्वक कहा, क्या हम इस शपथ में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं? बदलाव? स्टारलॉर्ड ने भौहें चढ़ाईं। ये शपथ पहले से ही बहुत ढीली थी। किस हिस्से में बदलाव की जरूरत है? निंग ने सम्मानपूर्वक कहा, भविष्य में मेरी यात्राएं संभवतः मुझे बैडलैंड्स क्षेत्र से आगे ले जाएंगी। बैडलैंड्स छोड़ दें? तीनों विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हैरान थे। बैडलैंड्स क्षेत्र एक विशाल जगह थी जहाँ कई विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद थे। इस आकार का क्षेत्र किसी भी बड़े देवता या पूर्वज अमर के लिए साहसिक कार्य करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक बड़ा था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं एक और आजीवन शपथ से बंधा हुआ हूँ। भविष्य में मुझे निश्चित रूप से बैडलैंड्स क्षेत्र छोड़ना होगा और वास्टहेवन पैलेस नामक जगह की तलाश करनी होगी। निंग ने तुरंत पूछा, क्या मैं आप तीनों सीनियर्स से पूछ सकता हूँ कि क्या आप वास्टहेवन पैलेस कहाँ है? उसे इस तथ्य को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसे वास्टहेवन पैलेस की तलाश करनी थी।
ये तीनों विश्वस्तरीय हस्तियां उससे कहीं ज्यादा अनुभवी थीं। शायद उन्हें पता हो कि वास्टेवेन महल कहाँ है। पुस्तक 24 अध्याय 12 प्रेरी। विश्व देवता ब्लैकमिस्ट, कैओस इमोर्टल एबिसेस और फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड सभी थोड़ा चौंक गए। वास्टहेवन पैलेस। स्टारलॉर्ड ने हैरानी से बाकी दोनों की तरफ देखा। मैं ज्यादा जगहों पर नहीं गया हूँ, सिर्फ बैडलैंड्स क्षेत्र, सिकाडा क्षेत्र और 3 अन्य क्षेत्रों में। तुम दोनों तो और भी कई जगहों पर गए हो। मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। विश्वदेव ब्लैकमिस्ट ने अपना सिर हिलाया। एबिसेस, तुम काफी समय से आदिकालीन अराजकता से गुजर रहे हो। क्या तुमने वास्टेवेन पैलेस के बारे में सुना है? अराजकता अमर एबिसेस ने संदेह से नीचे की ओर देखा। वरिष्ठ देव डाकनॉर्थ, यह वास्टेवेन महल क्या है? क्या ये कोई क्षेत्र है, किसी महल का नाम है, या किसी संस्था का एक संगठन? ये काफी शक्तिशाली होना चाहिए, निंग ने कहा। इसके बारे में नहीं सुना है। एबिसेस थोड़ा उलझन में था। मैंने बैडलैंड्स के आसपास के इलाकों और कई दूर दराज के इलाकों में अनगिनत साल यात्रा करते हुए बिताए हैं। मैं कई जगहों पर गया हूँ और कई तारा मानचित्र एकत्र किए हैं, लेकिन मैंने कभी वास्टहेवन पैलेस नाम की किसी संस्था के बारे में नहीं सुना। फॉक्सटोन के अन्य विश्व स्तरीय सदस्य एबिसेस की तुलना में बहुत कम जगहों पर गए हैं। अगर एबिसेस ने भी इस जगह के बारे में नहीं सुना है तो ये बहुत दूर या किसी दुर्गम इलाके में स्थित होगी। वास्तव में ये कई अराजकता चक्रों पहले ही मिट चुकी होगी, स्टारलॉर्ड ने कहा। निंग के दिल में एक ठंडक दौड़ गई। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट, तुमने क्या किया? तुम इतने पागलों की तरह भागे कि वायलेट ज्वेल जैसी तलवार भी लगभग नष्ट हो गई और ऐसी जगह जा पहुंची जिसे तुम पहचान नहीं पाए। ये तो उसके विचार से भी अधिक कठिन होने वाला था। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट ने बैडलैंड्स क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सुना था, जबकि फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट और अमर एबिसेस ने वास्टहेवन पैलेस के बारे में कभी नहीं सुना था। ये समझना जरूरी है कि वास्टहेवन पैलेस पूरे वास्टहेवन क्षेत्र को नियंत्रित करता था, जिसका मतलब था कि यह एक काफी प्रसिद्ध संगठन होना चाहिए था। और फिर भी अमर एबिसेस जैसे व्यक्ति ने, जिसने कई क्षेत्रों की यात्रा की थी, इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। इससे कोई अंदाजा लगा सकता है कि बैडलैंड्स क्षेत्र वास्टहेवन क्षेत्र से कितना दूर था। क्या मैं इसे एक ही अराजकता चक्र में पा सकूंगा? निंग को चिंता होने लगी। मैं तुम्हें विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से वास्टहेवन पैलेस के बारे में पूछने में मदद करूंगा। मैं अपने दोस्तों से भी पूछूंगा कि क्या उनमें से किसी ने इसके बारे में सुना है, स्टारलॉर्ड ने कहा। धन्यवाद, स्टारलॉर्ड। निंग ने सिर हिलाया। स्टारलॉर्ड ने निंग की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और हंसा। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। खैर, अगर अमर एबिसेस ने भी इस जगह के बारे में नहीं सुना है तो मेरे किसी दोस्त ने भी शायद ही इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, हाँ, हम उस जीवन रक्त शपथ में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं जो तुम्हें फॉक्सटोन सेना में शामिल होने के लिए लेनी होगी। बोलते हुए उसने स्क्रॉल की ओर इशारा किया। तारों की एक टिमटिमाती हुई छोटी सी चमक तुरंत उतरी, जिसने निंग के हाथों में स्क्रॉल को ढक दिया और उसकी सामग्री बदल दी। तुम्हारा क्या विचार है? स्टारलॉर्ड ने पूछा। निंग ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। अब पहले से भी कम पाबंदियां थीं, और एक बार जब वह विश्वदेव बन गया तो उस पर लगभग कोई पाबंदी नहीं रहेगी। यदि आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो आप अभी जीवन की शपथ ले सकते हैं, स्टारलॉर्ड ने कहा। हाँ, निंग ने आदरपूर्वक कहा, हाथ में स्क्रॉल लिए। ये स्क्रॉल अपने आप में एक शपथ पत्र का काम करता था। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। इस दिन से निंग अब फॉक्सटोन का औपचारिक सदस्य बन गया। भले ही खरबों साल बीत जाएं और वह अब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, फिर भी वह फॉक्सटोन का सदस्य बना रहेगा। हॉल के भीतर निंग के जीवन रक्त की शपथ लेने के बाद स्टारलॉर्ड, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट और अमर एबिसेस सभी की निगाहें उस पर गर्म हो गईं। आखिरकार अब वे एक ही नाव पर सवार थे। हमारे सामान्य नियमों के अनुसार अब जब तुम फॉक्सटोन आर्मी में शामिल हो गए हो तो तुम्हें कुछ खजाने और तकनीकें दी जानी चाहिए, स्टारलॉर्ड ने कहा। थोड़ी देर में मैं फूशे से तुम्हें खजाने तक ले जाने और तुम्हारी चीजें लाने का इंतजाम करवा दूंगा। ठीक है, निंग ने कहा, लेकिन ध्यान रखना कि फॉक्सटोन में बहुत से साधक हैं। हम तुम्हें अपने सारे खजाने यूं ही नहीं दे सकते, स्टारलॉर्ड ने कहा। इसलिए अगर तुम सिर्फ मूल पैकेज से ज्यादा पाना चाहते हो तो तुम्हें संगठन को पुण्य देना होगा। क्या तुम यहीं फॉक्सटोन पर रहना पसंद करोगे या बाहर जाकर हमारी तरफ से युद्ध करना पसंद करोगे? निंग ने आदरपूर्वक कहा, मैं बाहर जाकर युद्ध करने को तैयार हूँ। स्टारलॉर्ड मुस्कुराया और सिर हिलाया। स्टारलॉर्ड, निंग ने तुरंत कहा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बैडलैंड्स क्षेत्र में कितने लोग ब्लैकक्लोथ्स गार्ड तकनीक जानते हैं, हार्टफोर्स कल्टीवेटर हैं और कम से कम सर्वोच्च एल्डर गॉड स्तर की शक्ति रखते हैं? ब्लैकक्लोथ्स गार्ड देव सम्राट ब्लैकक्लोथ्स की उत्कृष्ट तकनीकों में से एक है। वह इसे किसी बाहरी व्यक्ति को कभी नहीं सिखाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम भी बाहरी लोगों को अपने सर्वोच्च कौशल नहीं सिखाएंगे। केवल कम महत्वपूर्ण तकनीकें ही दूसरों को सिखाई जाएंगी। फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने हंसते हुए कहा। एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर जो ब्लैकक्लोथ्स गार्ड को जानता हो और कम से कम एक सर्वोच्च एल्डर गॉड हो, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एकमात्र व्यक्ति उनके 9 दिव्य सेनापतियों में से एक माइंड लॉर्ड है। क्या माइंड लॉर्ड का कोई प्राइमल ट्विन है? निंग ने पूछा। वह गया था, स्टारलॉर्ड ने सिर हिलाया। जहां तक मुझे पता है, माइंड लॉर्ड का प्राइमल ट्विन एक अराजकता चक्र में अर्थरेक क्षेत्र की ओर चला गया और वहीं मर गया। निंग चौंक गया। अर्थरेक क्षेत्र, क्या वह वहीं का नहीं था? अराजकता के एक चक्र पहले मर गया था। क्या बूढ़ा युआन आदिकाल में भूत प्रेत से ग्रस्त नहीं था? इतने संयोग तो हो ही नहीं सकते। तो ये सचमुच माइंड लॉर्ड है। निंग की आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक दिखाई दी। बात समझ में आ गई।
उसे लग रहा था कि गॉडफाइंड विद स्पाइक सच कह रहा है। एक अत्यंत शक्तिशाली साधक होने के नाते जो हृदय बल में कुशल था, वह आमतौर पर यह बता सकता था कि दूसरे उससे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। शायद ओल्ड मैन युआन जैसे सच्चे हृदय बल साधक उसे धोखा दे पाएं, लेकिन विद स्पाइक जैसे लोगों के पास इस क्षेत्र में कौशल नहीं था। तुम्हारा माइंड लॉर्ड के साथ झगड़ा है? फॉक्सटोन के स्टारलॉर्ड ने पूछा। मैं करता हूँ, निंग ने सम्मानपूर्वक कहा। ओह, स्टारलॉर्ड ने एक पल सोचा, फिर कहा, ये कैसा रहेगा? मेरे अधीन अराजकता लोकों में से विंसोस अराजकता लोक देव सम्राट ब्लैकलोड्स के क्षेत्र के सबसे निकट है। वहाँ अक्सर युद्ध होते रहते हैं, इसीलिए हमारे 300 से ज्यादा बड़े देवता और अमर पूर्वज वहाँ स्थायी रूप से तैनात हैं। आप विंसोस अराजकता लोक में जा सकते हैं, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने कहा। वहाँ हमारी सेना के लिए पहले से ही एक नेता मौजूद है। स्टारलॉर्ड ने हाथ हिलाया, जिससे एक चिन्ह प्रकट हुआ जो तारों की रोशनी में चमक रहा था। उसने चिन्ह निंग की ओर उछाला, जिसने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। चिन्ह पर सेंटिनल लिखा था। ये प्रेरी का प्रतीक चिन्ह है, स्टारलॉर्ड ने कहा। आज से तुम मेरे नियुक्त प्रेरी हो। जब तुम पवनस्रोत अराजकता जगत पहुंचोगे तो तुम मेरे प्रतिनिधि होगे। पवनस्रोत अराजकता जगत के सभी साधक तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। हाँ, निंग ने सम्मानपूर्वक कहा। और मैं ये भी संदेश भेजूंगा कि तुम्हारे आगमन की खबर गुप्त रखी जाए, स्टारलॉर्ड ने कहा। तुम अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ आए हो। बहुत कम लोगों को तुम्हारी उपस्थिति के बारे में पता है। मुझे लगता है कि देव सम्राट ब्लैकलोड्स और उनकी सेना को अभी तक तुम्हारे बारे में पता भी नहीं है। हमारे प्रति तुम्हारी निष्ठा के बारे में उनकी अनभिज्ञता तुम्हारे लिए उन पर हमला करके बदला लेना आसान बना देगी। देव सम्राट ब्लैकलोड्स के 9 दिव्य सेनापति अक्सर विंसोस कैओसवेल्ड की यात्रा करते हैं। तुम्हें माइंड लॉर्ड से लड़ने का मौका जरूर मिलेगा। शुक्रिया, स्टारलॉर्ड। निंग बहुत खुश हुआ। यह एक बेहतरीन व्यवस्था थी। स्टारलॉर्ड का प्रेरी होना बहुत ही ऊंचा पद था। सावधान रहो, विश्व देवता ब्लैकमिस्ट ने निर्देश दिया। देव सम्राट ब्लैकलोड्स की सेनाओं से इतनी आसानी से निपटा नहीं जा सकता। हाँ, निंग अभी भी उत्सुकता से भरा हुआ था। तलवारबाजी युद्ध के लिए होती है। केवल युद्ध में ही उसकी तलवारबाजी निखरती और निखरती थी। खास तौर पर निंग नामहीन की तलवारबाजी के लिए समय और वास्तविक युद्ध अनुभव दोनों की जरूरत थी। फूशे, आगे बढ़ो और डार्कनॉर्थ को खजाने तक ले जाओ। अपनी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद वह तुरंत विंसोस कैओसवेल्ड की ओर प्रस्थान कर सकता है, स्टारलॉर्ड ने निर्देश दिया। हाँ, द्वीप मास्टर फूशे ने सम्मानपूर्वक कहा। इसके बाद निंग और फूशे एक साथ हॉल से चले गए। तुम्हारा क्या विचार है? स्टारलॉर्ड ने अन्य दो की ओर देखा। एक बेहतरीन चुनाव, अमर एबिसस हंसा। हम भाग्यशाली हैं कि तलवार के दाव में इतना जबरदस्त विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गया है। मेरा अनुमान है कि इस डार्कनॉर्थ को माइंड लॉर्ड से बहुत बड़ी दुश्मनी है। यही वजह है कि उसने शुरुआत में ही फॉक्सटोन में शामिल होने का फैसला किया, वरना अपनी तलवारबाजी के बल पर वह बैडलैंड्स कोर्ट के अलावा किसी भी संगठन में आसानी से शामिल हो सकता था। यही कारण है कि मैंने उसे विंसोस कैओसवेल्ड में रहने की व्यवस्था की, स्टारलॉर्ड ने कहा। दो प्रमुख संगठनों के बीच के सीमावर्ती क्षेत्र मांस की चक्की का काम करते थे। ज्येष्ठ देवता और अमर पूर्वज अक्सर वहीं मरते थे जहां तक दोनों पक्षों का संबंध था। सीमावर्ती क्षेत्र दोनों पक्षों के साधकों के लिए जीवन मरण के संघर्षों से अनुभव प्राप्त करने का एक अच्छा स्थान थे, तभी वे और तेजी से विकास कर पाते थे। बधाई हो भाई डार्कनॉर्थ, अब आप हमारे छठे सेनापति हैं। द्वीप गुरु फूशे निंग के साथ एबिसस पैलेस से निकलते हुए उनके साथ उड़े। जब आप स्टारलॉर्ड के प्रेरी के रूप में विंसोस कैओसवेल्ड जाएंगे तो आप वहां हमारी सेना के निर्विवाद नेता होंगे। कैओसवेल्ड का नेता होना एक बहुत ही उत्कृष्ट पद है। विंसोस कैओसवेल्ड के सभी साधक आपसे कृपा करने की कोशिश करेंगे। मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? निंग हैरान था। बिल्कुल, तुम स्टारलॉर्ड के प्रतिनिधि के रूप में उस जगह की रखवाली करोगे। तुम उनमें से किसी के लिए भी आसानी से मुसीबत खड़ी कर सकते हो। वे तुम्हारी चापलूसी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फूशे हंसा। देखो, स्टारलॉर्ड की जागीर वहाँ है। निंग ने मुड़कर देखा तो दूर एक विशाल शहर के आकार का घर दिखाई दिया। वह घर तारों की रोशनी की अनगिनत चिंगारियों से घिरा हुआ था, मानो वह फॉक्सटोन ग्रह का केंद्र हो। साधारण एल्डर गॉड सैनिक पूरे अराजकता चक्र के लिए खुद को थका सकते हैं बिना उन खजानों और तकनीकों को हासिल किए जो आपको मिलने वाली हैं। फूशे के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे जब वह निंग को स्टारलॉर्ड की संपत्ति में ले जा रहा था। पुस्तक 24, अध्याय 13, मूर्तियां। स्टारलॉर्ड की संपत्ति हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। वह अनगिनत इमारतों से भरी हुई थी और उससे परम शक्ति का आभामंडल निकलता था। क्या है? एस्टेट में प्रवेश करते ही निंग ने तुरंत आश्चर्य से दूर की ओर देखा। अंदर घुसते ही सबसे पहले उसकी नजर उन धूसर सफेद मूर्तियों पर पड़ी जो सभी मानव आकार की थीं। एक मूर्ति एक दबंग आदमी की थी जिसके बाल उड़ रहे थे, एक बर्फीली खूबसूरत औरत की, एक पागल बूढ़े की जो जोर जोर से हंस रहा था, एक नौजवान की मूर्ति जो जानलेवा आभा से भरा हुआ था। हर एक मूर्ति लगभग सजीव लग रही थी, हालांकि वे स्पष्ट रूप से केवल बेजान पत्थर की मूर्तियां थीं। ये क्या है? निंग हैरान था। ये सब विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हैं। दूर खड़ी उन मूर्तियों को देखकर फूशे की आंखों में एक उलझन भरी नजर आ गई। उसने धीरे से कहा, मृतक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ। मृतक? निंग तुरंत समझ गया। तो जब फॉक्सटोन के विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मरते हैं तो उन्हें यहाँ पत्थर की मूर्तियों के रूप में याद किया जाता है। द्वीप मास्टर फूशे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये उनकी लाशें हैं। लाशें? निंग स्तब्ध रह गया।
उसने अपना सिर घुमाकर एक बार फिर मूर्तियों को देखा। दर्जनों मूर्तियां थीं और सभी पूरी तरह से बेजान थीं। उनमें जीवन, दिव्य शक्ति या अमर ऊर्जा का कोई आभामंडल नहीं था। ये समझना होगा कि एक साधारण राक्षस देवता की लाश भी दिव्य शक्ति का आभामंडल बिखेरती होगी। अगर कोई कैओस अमर मर भी जाए तो उसकी लाश से असाधारण शक्ति का आभामंडल निकलता रहेगा। लेकिन ये पत्थर की मूर्तियां, नीम को इनमें कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। ये सभी फॉगस्टोन के विश्व देवता हैं जो अनादिकाल से मर चुके हैं, फूशे ने धीरे से कहा। इन सभी ने अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए फॉगस्टोन सर्वनाश, दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और फिर युद्ध में मारे गए। फॉगस्टोन एपोकेलिप्स, निंग हैरान था। फॉगस्टोन का वंश बहुत प्राचीन है, बैडलैंड्स कोर्ट के वंश से भी अधिक प्राचीन, जो बैडलैंड्स क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली संगठन है। हालांकि बैडलैंड्स कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है, फॉगस्टोन वास्तव में बैडलैंड्स क्षेत्र के 3 सबसे पुराने वंशों में से एक है और बैडलैंड्स कोर्ट से कहीं पुराना है। दरअसल बैडलैंड्स क्षेत्र में कई संगठन हैं जो बैडलैंड्स कोर्ट से भी पुराने हैं, लेकिन उनमें से कई का सफाया हो गया। अंततः शक्ति ही मायने रखती है। बैडलैंड्स कोर्ट की स्थापना डॉलॉर्ड बैडलैंड्स ने की थी। ये स्वाभाविक रूप से पूरे बैडलैंड्स क्षेत्र का शासक है। द्वीप गुरु फुशे ने आगे कहा, फॉगस्टोन वंश की सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता फॉगस्टोन सर्वनाश तकनीक है। केवल फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर ही इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और केवल विश्व देवता ही इसमें पूरी तरह से निपुण हो सकते हैं। ये दिव्य क्षमता बाहरी लोगों को कभी नहीं सिखाई जाती। यद्यपि निंग ने एक स्टार मैप खरीदा था और इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन स्टार मैप में यहाँ मौजूद अद्वितीय तकनीकों के बारे में बहुत कम जानकारी शामिल थी। जब आप इस दिव्य क्षमता का प्रयोग करेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे फॉगस्टोन में बदल जाएगा। अगर आप इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका पूरा शरीर फॉगस्टोन में बदल जाएगा। फूशे ने अपना सिर हिलाया। पत्थरीकरण प्रक्रिया के दौरान आप भयानक रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन इसमें हमेशा एक पेंच होता है। अगर रूपांतरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाती है तो आप एक फॉगस्टोन मूर्ति में बदल जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। क्या? निंग दंग रह गया। ये फॉगस्टोन के विश्व देवताओं के साथ केवल अत्यंत विकट परिस्थितियों में ही घटित होगा। सामान्यतः यदि आप अपनी दिव्य शक्ति के क्षीण होने पर दिव्य क्षमता को रोक देते हैं तो आप जीवित रह पाएंगे। ये सभी विश्व देवता युद्ध में मारे गए, फूशे ने धीरे से कहा। निंग ने पत्थर की मूर्तियों को घूर कर देखा। ये सभी विश्व देवता थे जो अनगिनत साल पहले मर चुके थे। उन्हें ऐसी विकट परिस्थितियों में धकेल दिया गया था जहां उनके पास पूरी ताकत झोंकने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ विश्व देवता हंसते हुए मरे, कुछ क्रोध में और कुछ शांत भाव से। ये देखकर निंग सचमुच स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि साधना का मार्ग अनगिनत खतरों से भरा है जो विश्व देवता को भी गिरा सकते हैं। विश्व देवता नॉर्थवेस्ट इसका एक और उत्कृष्ट उदाहरण थे। चलो चलें, फुशे ने कहा। ठीक है। निंग ने मूर्तियों की ओर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, फिर फुशे के पीछे चला गया। निंग को सबसे पहले एक कवच मिला। फॉगस्टोन आर्मी के छठे जनरल के रूप में निंग को उच्च श्रेणी का कैओस कवच दिया गया। ये संक्षिप्त जेड पर्चियां हैं जिनमें फॉगस्टोन द्वारा प्रस्तुत अनेक तकनीकों की जानकारी है। एक अंधेरे हॉल के गहरे कोनों से जेड पर्चियों की एक श्रृंखला तैरती हुई बाहर निकली। इनकी संख्या हजारों थी और सभी प्रकाश से जगमगा रही थीं। मंद पर्चियां ज्यादा सामान्य तकनीकें हैं, जबकि ज्यादा चमकीली पर्चियां विशिष्ट तकनीकें हैं। जहां तक सबसे चमकीली पर्चियों की बात है, उनमें उत्कृष्ट तकनीकें हैं जिन्हें बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता। निंग अंधेरे कमरे में खड़ा हवा में उड़ती जेड की पर्चियों को घूर रहा था। वहां केवल 12 सबसे चमकीली जेड पर्चियां थीं। फूशे ने कहा, जो उत्कृष्ट तकनीकें बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जा सकती, उन्हें केवल फॉगस्टोन आर्मी के जनरलों और हमारे विश्व देवताओं के निजी शिष्यों द्वारा ही सीखा जा सकता है। ओह! निंग ने तुरंत अपनी सह इंद्रिय को आगे भेजा और उन 12 जेड पर्चियों को स्कैन किया। निंग को जो कुछ मिला उससे वह तुरंत हैरान रह गया। फॉगस्टोन की नींव वाकई बहुत गहरी थी। 12 जेड पर्चियों में से 3 तलवारबाजी की थीं और तीनों ही असाधारण थीं। सबसे शक्तिशाली तकनीक भ्रामक स्टासवॉर्ड थी। इसमें कुल 9 मुद्राएं थीं और 5वीं मुद्रा का प्रशिक्षण लेने पर व्यक्ति तलवार जगत के चरण तक पहुंच जाता था। हालांकि यह काफी दुर्जेय है, फिर भी मेरी नामहीन तलवार कला की तुलना में इसमें कुछ कमी है। नामहीन तलवार कला और भी अधिक गहन और उत्कृष्ट है। निंग तलवार के दाव का विशेषज्ञ था। स्वाभाविक रूप से वह बता सकता था कि कौन सी बेहतर है और कौन सी कमजोर। नामहीन तलवार कला के रचयिता का कौशल अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर का रहा होगा। यही कारण था कि उसकी पहली मुद्रा, हृदय तलवार मुद्रा, इतनी गहन थी कि साधक तलवार के प्रत्येक प्रहार पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते थे। नामहीन तलवार कला में जितना अधिक गहराई से जाना गया, यह उतनी ही गहन होती गई। जहां तक अन्य तलवार कलाओं का प्रश्न है, वे भी काफी शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि और उनके इरादे सीमित दायरे में थे, जिससे वे हीन हो गईं। मैं नामहीन तलवार कला पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखूंगा। निंग ने वास्तव में इन तीनों तलवार कलाओं को नजरअंदाज कर दिया। धूल की दुनिया, अनंत दानव हृदय, बैंगनी धुआं आरेख, फॉगस्टोन सर्वनाश। इन दिव्य क्षमताओं और गुप्त कलाओं ने निंग को आश्चर्यचकित कर दिया। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। विश्वदेव नॉर्थवेस्ट वास्तवेन महल के सदस्य थे, लेकिन वे जी निंग को इसके सबसे उत्कृष्ट कौशल हस्तांतरित नहीं कर पाए। उन्होंने निंग को जो भी कौशल दिए थे वे सभी वे थे जो उन्होंने स्वयं अपने खतरनाक कारनामों से हासिल किए थे। नामहीन तलवार कला और स्वर्ण प्रतिमा
दिव्य क्षमता दो अत्यंत दुर्जेय तकनीकें थीं, लेकिन उनके द्वारा सौंपी गई बाकी तकनीकें कुछ कमजोर थीं। जहां तक फॉक्सटोन की उत्कृष्ट कलाओं का प्रश्न है, वे नामहीन तलवार कला को छोड़कर सभी से श्रेष्ठ थीं। धूल की दुनिया का आंशिक स्क्रॉल एक अच्छा उदाहरण था। यह अत्यधिक शक्तिशाली मुहरे और टैग बनाने की एक तकनीक थी। हालांकि स्क्रॉल अधूरा था, निंग को जेड स्लिप के संक्षिप्त संस्करण से आभास हो गया था कि यह तकनीक नामहीन तलवार कला के समान स्तर की होनी चाहिए। दुर्भाग्य से यह अधूरा था। अभिलेखों के अनुसार कोई भी इसमें बुनियादी स्तर की विशेषज्ञता भी हासिल नहीं कर पाया था। यह मुहर बनाने की तकनीक का एक अधूरा खंडित अभिलेख मात्र था। हालांकि निंग की नामहीन तलवार कला भी अधूरी थी, कम से कम पहली मुद्रा से लेकर 7वीं मुद्रा तक पूरी तरह से शामिल थी। यहाँ तक कि विश्व देवता नॉर्थरेस्ट भी 5वीं मुद्रा तक का प्रशिक्षण लेने में सक्षम थे, जिससे ये साबित हुआ कि नामहीन तलवार कला एक ऐसी चीज थी जिसका निंग लंबे समय तक प्रशिक्षण ले सकता था। फॉक्सटोन सर्वनाश कितनी शक्तिशाली दिव्य क्षमता है, निंग ने विस्मय में आह भरी। फॉक्सटोन एपोकैलिप्स तकनीक को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। पहले चरण में शरीर के छोटे छोटे अंग जैसे बाल फॉक्सटोन में बदल गए। ये परिवर्तन काफी छोटा था, लेकिन फिर भी इससे व्यक्ति की दिव्य शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। दूसरे चरण में शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया, यहाँ तक कि हड्डियों को भी फॉक्सटोन में परिवर्तित किया जा सका। तीसरे चरण की बात करें तो ये पूरे शरीर को पूरी तरह से फॉक्सटोन में बदल देता था, जिससे व्यक्ति को एक आदर्श फॉक्सटोन शरीर प्राप्त होता था। जब किसी विश्व देवता का शरीर पूरी तरह से फॉक्सटोन में बदल जाता था तो उसका शरीर एक दाव हथियार की तरह मजबूत और लचीला हो जाता था। ऐसा शरीर दिव्य शक्ति के अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोटों को झेलने में सक्षम था। स्टार सीजिंग हैंड केवल हाथों को ही इतनी प्रचंड शक्ति का सामना करने की अनुमति देता था। फॉक्सटोन एपोकैलिप्स शरीर के हर एक अंग को अकल्पनीय शक्ति से फटने की अनुमति देता था। अकेले पहला चरण पहले से ही स्टार सीजिंग हैंड के छठे चक्र के बराबर था। बुद्धिमानी से चुनो, द्वीप मास्टर फुशे ने कहा, तुम एक जनरल हो। तुम या तो 10 साधारण तकनीकों में से चुन सकते हो, या किसी उत्कृष्ट तकनीक में से एक, या फिर कुछ उत्कृष्ट तकनीकों में से एक। संपूर्ण तकनीकें एक बार में पूरी तरह से नहीं सिखाई जाएंगी। निंग ने ध्यान से जेड पर्चियों को देखा। काफी देर बाद उसने अपना फैसला सुनाया। मैंने इसे चुना, फॉक्सटोन एपोकैलिप्स, निंग ने कहा। फुशे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार उसने निंग को फॉक्सटोन की मूर्तियों के बारे में पहले ही बता दिया था। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। ये दिव्य क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी। इसका दूसरा चरण स्टार सीजिंग हैंड के सैद्धांतिक 7वें चक्र के बराबर था, जिसे निंग अभी तक विकसित भी नहीं कर पाया था। निंग ने इस दिव्य क्षमता को 2 कारणों से चुना था। वह इसका प्रशिक्षण लेना चाहता था, लेकिन वह इसका विश्लेषण भी करना चाहता था और इसके रहस्यों का उपयोग करके स्टार सीजिंग हैंड के 7वें चक्र को विकसित करने की अपनी खोज में मदद करना चाहता था। उसके बाद निंग एक 8वां चक्र और शायद एक 9वां चक्र भी विकसित करना चाहता था। कुछ ही देर बाद निंग को पूरी जेड स्लिप मिल गई। इस जेड स्लिप में फॉक्सटोन एपोकैलिप्स तकनीक का पहला भाग दर्ज था। पहले भाग में केवल पहला और दूसरा चरण शामिल था, जिनका उपयोग बड़े देवता कर सकते थे। केवल विश्व देवता ही तीसरे चरण का प्रशिक्षण ले सकते थे। भाई फुशे, मुझे स्टारलॉर्ड ने आदेश दिया है। मैं अभी विंसोस कैओसवेल्ड की ओर निकल रहा हूँ। स्टारलॉर्ड की संपत्ति के बाहर निंग फुशे को विदाई दे रहा था। विंसोस कैओसवेल्ड एक ऐसी जगह है जहां हम अक्सर देव सम्राट ब्लैकलोड्स की सेना से भिड़ते हैं। सावधान रहो भाई डार्कनॉर्थ, फुशे ने कहा। निंग ने सिर हिलाया, फिर आसमान में उड़ गया और विंसोस कैओसवेल्ड की दिशा में चल पड़ा। पुस्तक 24, अध्याय 14। विंसोस कैओसवेल्ड। विंसोस कैओसवेल्ड एक विशाल दीर्घवृत्ताकार गोला था। स्वूश, एक नाव 3 साधकों को लेकर विंसोस कैओसवेल्ड में उड़ी। इन तीनों साधकों ने अपनी आभा को जरा भी नहीं छिपाया। तुम तीनों विंसोस क्यों आए हो? हवा क्षण भर के लिए झिलमिला उठी, तभी काले वस्त्र पहने एक अमर पूर्वज प्रकट हुआ। इस अमर पूर्वज की पीठ पर 2 पंख थे और माथे पर एक सफेद सींग निकला हुआ था। हम तीनों यहाँ प्राचीन अवशेषों की खोज में आए हैं। तीनों साधक खड़े हो गए। उनके पास शक्तिशाली आभा थी और वे या तो ज्येष्ठ देवता थे या प्रथम श्रेणी के अमर पूर्वज। यहाँ अराजकता अमृत की 3 बोतलें हैं। उन तीनों में से एक चांदी के बालों वाला साधक ने अपना हाथ हिलाया और अराजकता अमृत की 3 बोतलें भेजी। काले वस्त्रधारी अमर वंश ने बोतलें स्वीकार की, फिर शांति से कहा, बहुत अच्छा। मुझे विश्वास है कि आप तीनों समझ गए होंगे कि यह एक सीमावर्ती दुनिया है जो फॉक्सटोन और ब्लैकलोड्स साम्राज्य के बीच स्थित है। हमारी समस्याओं में मत पड़ो। हम समझ गए, तीनों किसानों ने जवाब दिया और फिर जल्दी से अपनी नाव पर सवार होकर चले गए। फुश, एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर खून की लहरों से घिरा हुआ था, अचानक काले वस्त्र पहने उस अमर पूर्वज के पास प्रकट हुआ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाइटहॉर्न, क्या वह भी खजाना ढूंढने वालों का ही एक समूह था? हाँ। काले वस्त्र पहने हुए अमर पूर्वजों ने अपना हाथ हिलाया, जिससे अराजकता अमृत की 3 बोतलें प्रकट हुईं। उन प्राचीन अवशेष स्थलों ने वर्षों से कई प्राचीन देवताओं और अमर पूर्वजों को आकर्षित किया है। हमने इतना सारा अराजकता अमृत इकट्ठा कर लिया है कि मेरे हाथ अब सुन्न पड़ने लगे हैं। बूढ़े ने सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है कि हमें ये सब अपने वरिष्ठों को अर्पित करना पड़ रहा है। अगर हम इसे अपने पास रख सकें तो कितना अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि अगर ये बोतलें आपके लिए होती तो क्या ये सभी बड़े देवता और अमर पूर्वज आज्ञाकारी होकर आपको सौंप देते?
काले वस्त्र पहने अमर पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, विंसोस कैओसवर्ल्ड, यह कोई अराजकतापूर्ण दुनिया नहीं थी जो पूरी तरह से प्राकृतिक साधनों से बनाई गई हो। पंगु कैओसवर्ल्ड और सीमलेस कैओसवर्ल्ड की शुरुआत वर्ल्ड हॉट्स के रूप में हुई थी, जिनसे फाइंड गॉड्स का जन्म हुआ। सबसे शक्तिशाली फाइंड गॉड्स ने कैओसवर्ल्ड की स्थापना की और फिर नष्ट हो गए। हालांकि विंसोस कैओसवर्ल्ड को एक प्राचीन और अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया था। उस प्राचीन व्यक्ति ने अराजकता की दुनिया के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उसे अपनी अमर संपत्ति में बदल दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी अमर संपत्ति एक अवशेष स्थल बन गई थी। एक शक्तिशाली साधक का घर, चाहे वह मृत ही क्यों न हो, बेहद खतरनाक जगह होती थी। साधक ने कई जाल बिछाए होंगे ताकि किसी के लिए भी उस पर आक्रमण करना मुश्किल हो। इस प्रकार इस प्राचीन व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी संपत्ति खतरों से भरी रही। हालांकि मृतक व्यक्ति ने जो तकनीकें और खजाने छोड़े थे वे अनगिनत साधकों को पागल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। विंसोस खंडहर एक अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध स्थान था, यहाँ तक कि विश्व देवताओं और अराजकता अमरों ने भी अपनी जान गंवाई थी। आज भी विंसोस खंडहर रहस्यों से भरा हुआ है। हालांकि जो साधक वहां से बच निकलने में कामयाब रहे और खजाने लेकर वापस आए, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वहां हमेशा भाग्य के खोजियों का तांता लगा रहेगा। क्या आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? कोई बात नहीं, बस प्रवेश शुल्क चुकाओ। स्पेस-टाइम ट्रांसफर एरे का इस्तेमाल करते समय आपको अराजकता अमृत की एक बोतल चुकानी पड़ती थी। यह अवशेष स्थल फॉगस्टोन का था, इसलिए अगर कोई इसे देखना चाहता था तो उसे शुल्क देना पड़ता था। विश्व देवताओं और अराजकता अमरों को स्वाभाविक रूप से कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता था, लेकिन वृद्ध देवताओं और पैतृक अमरों को करना पड़ता था, अन्यथा उन्हें फॉगस्टोन सेना द्वारा घेर लिया जाता और उन पर हमला कर दिया जाता, जिसका अंत बहुत ही दुखद होता। बैडलैंड्स क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला उद्यम स्पेस-टाइम ट्रांसफर अरेज का संचालन था, लेकिन उन सभी 21 अरेज पर बैडलैंड्स कोर्ट का कब्जा हो चुका था। बाकी ताकतें उनसे ईर्ष्या करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। क्या प्रेरी अभी तक आ गया है? एक मांसल स्वर्ण स्तर का राक्षस देवता अचानक उनके बगल में प्रकट हुआ। अभी नहीं। काले वस्त्र पहने अमर पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। हम इस पूरे समय से उस पर नजर रख रहे हैं। खूनी लहरों से घिरा बूढ़ा आदमी थोड़ा चिंतित था। मुझे आश्चर्य है कि इस सेंटिनल का व्यक्तित्व कैसा होगा। व्हाइटहॉर्न और मैं कई अराजकता चक्रों से विंसोस कैओसवर्ल्ड का प्रबंधन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह नया सेंटिनल हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विंसोस कैओसवर्ल्ड एक प्राचीन शक्ति द्वारा स्थापित एक विश्व था। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न कैओसवर्ल्ड केवल एक अराजकता चक्र तक ही जीवित रह पाते थे। उसके बाद उनका क्षय होता था और फिर उनका पुनर्जन्म होता था। विंसोस कैओसवर्ल्ड अपने भीतर मौजूद विंसोस खंडहरों द्वारा संरक्षित था और इस प्रकार बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। मैंने सुना है कि यह सेंटिनल एक नया जनरल बन गया है। स्वर्ण स्तर के फील्ड गॉड ने अपनी आवाज धीमी कर दी। हमारी फॉगस्टोन आर्मी में कुल 5 जनरल थे और यह छठा बन गया। मैं भी इससे कभी नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि यह कैसा है। तुम दोनों प्रार्थना करते रहो, ठीक है? बाकी दोनों को घबराहट महसूस हुई। प्रेरी किसी खास क्षेत्र की निगरानी के लिए जिम्मेदार होते थे। उन्हें अपार शक्तियां दी जाती थीं। जैसे ही वे तीनों इस नए सेंटिनल पर चर्चा कर रहे थे, स्विश, विंसोस कैओसवर्ल्ड के दूसरी तरफ आसमान में अचानक एक आंसू दिखाई दिया। उस आंसू से रोशनी की एक किरण निकली और फिर रुक गई। वह जीनिंग थी। अरे, अभी अभी कुछ हुआ है। काले वस्त्रधारी अमर पितृपुरुष, बूढ़ा आदमी और स्वर्ण स्तर का राक्षस देवता सभी जल्दी से वहां पहुंचे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी युवक हवा में प्रकट हुआ, जो इस विशाल अराजकतापूर्ण दुनिया की ओर नीचे की ओर देख रहा था। वह बिल्कुल उस पेंटिंग जैसा दिखता है जो हमें दी गई थी। तीनों ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत निंग की ओर दौड़ पड़े। काले वस्त्र पहने अमर पूर्वज ने तुरंत पूछा, क्या तुम नए प्रेरी हो? निंग ने अपना हाथ हिलाकर एक प्रतीक चिन्ह दिखाया। गड़गड़ाहट। प्रतीक चिन्ह से अत्यधिक शक्ति की एक लहर निकलती थी जिसकी आभा स्टारलॉर्ड के प्रतीक चिन्ह के समान थी। हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रेरी। तीनों ने जल्दी से निंग को आदरपूर्वक पुकारा। प्रेरी के प्रतीक चिन्ह की नकल करना असंभव था और एक बार जब स्टारलॉर्ड इसे जी निंग को दे देगा तो वह इसे इस्तेमाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति बन जाएगा। कोई अन्य ज्येष्ठ देवता या पूर्वज अमर इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। हम, निंग ने सिर हिलाया। तुम तीनों, मैं व्हाइटहॉर्न हूँ, वह ब्लडसी है। हम दोनों विंसोस कैओसवर्ल्ड के सभी मामलों, चाहे वे बड़े हों या छोटे, के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। काले वस्त्र पहने हुए अमर पूर्वज ने जल्दी से सवाल का जवाब दिया। मैं एल्डर गॉड माउंटेन ईटर हूँ। गोल्ड स्किल सैनिक अविश्वसनीय रूप से बलिष्ठ था, लेकिन उसकी आंखों में एक सरल, ईमानदार भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, विंसोस कैओसवर्ल्ड में स्थित 321 एल्डर गॉड और पैतृक अमर सभी मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। स्टारलॉर्ड के अनुसार आज से मैं सेंटिनल की आज्ञाओं का पालन करूंगा। निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। स्टारलॉर्ड के पास कितने ही अराजकता लोग थे, ये देखते हुए यही समझ में आता है कि उसने उनके प्रबंधन के लिए कुछ खास लोगों को नियुक्त किया था। सामान्यतः वह प्रत्येक अराजकता लोक और एक दूसरे पर नजर रखने के लिए 2 बड़े देवताओं या पैतृक अमरों की व्यवस्था करता था। इसके अलावा स्टारलॉर्ड कभी कभी कुछ क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक प्रेरी भी भेजता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय प्रबंधक उन लोगों को लूट न रहे हों जिनकी उन्हें निगरानी करनी थी। विंसोस कैओसवर्ल्ड, पैतृक अमर व्हाइटहॉर्न और एल्डर गॉड ब्लडसी के प्रबंधन के अधीन था। निंग ने कहा, तुम तीनों मुझे बस स्वॉर्ड इमोर्टल सनराइज कह सकते हो।
चूंकि स्टारलॉर्ड उसकी पहचान छिपाने में उसकी मदद कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से निंग भी एक झूठा नाम इस्तेमाल करने वाला था। तलवार अमर सूर्योदय, तीनों ने सम्मानपूर्वक पुकारा। फॉगस्टोन आर्मी कहाँ तैनात है? मुझे वहां ले चलो, निंग ने निर्देश दिया। ठीक वहीं। एल्डर गॉड माउंटेन ईटर ने दूर पहाड़ों की एक श्रृंखला की ओर इशारा किया। हम सब वहां ईस्टकेल्म पर्वतों में रहते हैं। पर्वत श्रृंखला हजारों किलोमीटर तक फैली हुई थी। ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों ने अपनी अपनी पसंदीदा पर्वत चोटियां चुन ली थीं और फिर उन पर बस गए थे। पर्वत चोटियों के बीच की दूरी उनके लिए नगण्य थी। युद्ध शुरू होते ही वे लगभग तुरंत एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। ओह, निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो मैं भी वहीं रहूंगा। भाई माउंटेन ईटर, विंसोस कैओसवेल्ड की देखरेख करना मेरे कर्तव्यों का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं यहाँ असली वजह से आया हूँ, तुम्हारे साथ ब्लैकलोथ साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए। आपके साथ, जनरल, हमारी जीत सुनिश्चित है। एल्डर गॉड माउंटेन ईटर ने हंसते हुए कहा। मैंने सुना है कि यहाँ के विंसोस खंडहर काफी मशहूर हैं। निंग ने अपना सिर घुमाकर ब्लडसी और व्हाइटहॉर्न की तरफ देखा। क्या आपके पास विंसोस खंडहरों के बारे में कोई रिपोर्ट है जो आप मेरे साथ साझा कर सकें? अगर है तो मुझे एक कॉपी दीजिए। हम करते हैं। काले वस्त्र पहने हुए अमर पूर्वज ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। एक जेड पर्ची निकाली जिसे उन्होंने सम्मानपूर्वक निंग को भेंट किया। हम, ठीक है, तो मुझे तुमसे बस इतना ही चाहिए। जाओ, जो करना है करो, निंग ने निर्देश दिया। बस फॉगस्टोन आर्मी के साथ सहयोग करते रहो। अगर कोई जरूरी काम न हो तो मुझसे बात करने आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया, समझ गया। व्हाइटहॉर्न और ब्लडसी दोनों ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। निंग ने कहा, तुम जा सकते हो। तभी दोनों चले गए। उसने हमें यूं ही जाने दिया? एल्डर गॉड ब्लडसी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। व्हाइटहॉर्न, मैंने सोचा कि हमें उसे अपने कुछ खजाने देने होंगे। मैंने तो अपना खजाना पहले ही तैयार कर लिया था। मुझे पता है ना? ये सेंटिनल एक जनरल है, उसके मानक वाकई बहुत ऊंचे हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह हमें यूं ही जाने देगा। काले वस्त्र पहने अमर पूर्वज ने भी राहत की सांस ली। लगता है वह नहीं चाहता कि हम उसे परेशान करें जब तक कि कोई जरूरी काम न हो। ऐसा लगता है कि यह सचमुच हमसे खजाना छीनने की योजना नहीं बना रहा है। ठीक है, ब्लडसी भी खुश हो गया। जनरल, आपको बस एक शब्द कहना था और वे अच्छे बच्चों की तरह अपने खजाने पेश कर देते। एल्डर गॉड माउंटेन ईटर ने निंग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। विंसोस कैओसवेल्ड जैसी जगह का प्रबंधन करना एक अद्भुत काम है। यहाँ किसी भी एल्डर गॉड को नियुक्त नहीं किया जाएगा। निंग ने सिर हिलाया। अब वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे अपने मातहतों से पैसे ऐंठने की क्या जरूरत थी। निंग ने अपना सिर घुमाकर दूर ईस्टकॉम पर्वतों को देखा। लंबे समय तक, शायद 10,000 साल या उससे भी ज्यादा, वह इसी जगह पर रहेगा। पुस्तक 24, अध्याय 15, साहसी। जी निंग के विंसोस कैओसवेल्ड में पहुंचने के अगले दिन, निंग आदिकालीन अराजकता के बीच एक साधारण दिखने वाले ग्रह पर उतरा। ये ग्रह बिल्कुल साधारण है। आदिकालीन अराजकता में इस जैसे खरबों ग्रह हैं। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। साधारण ही उत्तम है। मैं यहीं पर कारागार की दुनिया बनाऊंगा। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक पत्थर का स्तंभ एक अथाह गहरी दरार में धंस गया। वह दसियों हजार किलोमीटर नीचे गिरा, फिर एक अंधेरी भूमिगत नदी में डूब गया जो उसे धरती में और भी गहराई तक ले गई। वह बैडलैंड्स क्षेत्र में साहसिक यात्रा पर जाने वाला था और शायद एक दिन उसे छोड़ भी देगा। कुछ खतरनाक हो सकता था। उसके पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए थी जिससे उसे ठीक होने का मौका मिले। उसके असली शरीर का बैकअप क्लोन यहीं रहेगा। अगर वह अपना असली शरीर खो भी देता तो भी उसका क्लोन अंततः ठीक होकर पुनर्निर्माण कर सकेगा। हालांकि किंवदंतियों के अनुसार कुछ भयानक शक्तिशाली गुप्त कलाएं हैं जो एक ही समय में किसी व्यक्ति के सभी क्लोनों को मार सकती हैं। निंग अभी भी काफी सतर्क था। जीवन रक्त शपथ इसका एक उदाहरण है। अगर कोई जीवन रक्त शपथ तोड़ता तो उसका असली शरीर, प्राइमल ट्विन और क्लोन सभी उसके द्वारा निगल लिए जाते और मारे जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि असली शरीर और प्राइमल ट्विन एक बहुत ही खास तरीके से जुड़े हुए थे जिस तक जीवन रक्त शपथ पहुंच सकती थी। अंतहीन आदिकालीन अराजकता में कुछ ऐसी भयानक आकृतियां थीं जो विशेष गुप्त कलाओं का उपयोग करके ठीक वैसा ही प्रभाव प्राप्त कर सकती थीं और किसी के वास्तविक शरीर या प्राइमल ट्विन से संबंधित सभी क्लोनों को मार सकती थीं। आपके पास कितने भी क्लोन हो, आपकी मृत्यु निश्चित थी। ये भी उस जानकारी का एक हिस्सा था जो विश्व देवता नॉर्थवेस्ट ने निंग के लिए छोड़ी थी। हालांकि इन शक्तिशाली गुप्त कलाओं का प्रशिक्षण अत्यंत कठिन और अत्यंत दुर्लभ था। 10,000 में से एक से भी कम विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ऐसी तकनीक में सक्षम थे। जहां तक बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों का सवाल है, अधिकांश लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि ऐसी तकनीकें भी मौजूद हैं। भले ही मेरे पास यहाँ एक क्लोन होगा, फिर भी मुझे सावधान रहना होगा, निंग ने खुद को याद दिलाया। स्वूश, निंग इस ग्रह से उड़ गया। ये ग्रह विंसोस कैओसवेल्ड से काफी दूर था और निंग को वापस टेलीपोर्ट होने में आधे दिन से ज्यादा समय लग गया। विंसोस कैओसवेल्ड, ईस्टकॉम पर्वत, सनराइज कोर्टयार्ड। यह एक शांत, सुकून भरा, साधारण सा दिखने वाला छोटा सा आंगन था। यही निंग रहती थी। फुश, दूर से एक रोशनी की किरण उड़ती हुई आंगन में उतरी। वह जी निंग थी जो अभी अभी उस दूर वीरान ग्रह से लौटी थी। जनरल, आंगन के द्वार के बाहर से एक आवाज गूंजी। निंग ने गेट की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। अंदर आ जाओ। दरवाजे खोले गए और 3 सुनहरे रंग के सैनिक बाहर से अंदर आए। ये तीनों फॉगस्टोन सेना के सुनहरे रंग के कप्तान थे। इन तीनों का नेता एल्डर गॉड माउंटेन ईटर था जिससे निंग पिछले दिन मिला था।
उसके बगल में एक आकर्षक सुंदर महिला थी जिसकी घनी बर्फीली सफेद पूंछ थी और एक ज़ेड बालों वाला आदमी था जिसके मुंह से एक ठंडी आभा निकल रही थी। जनरल, आप सुबह सुबह ही निकल गए। इन दोनों को आपके पास आकर सम्मान प्रकट करने का मौका ही नहीं मिला, एल्डर गॉड माउंटेन ईटर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये हैं बाकी दो कप्तान। निंग ने बाकी दो की तरफ देखा। माउंटेन ईटर ने जल्दी से परिचय कराया। ये है इमोर्टल सोलफ्लाइट। नमस्कार जनरल, घनी सफेद पूंछ वाली आकर्षक महिला गोल्ड स्केल कैप्टन बोली। उसकी आवाज में मंत्रमुग्ध कर देने वाला आकर्षण था। और ये एल्डर गॉड टियवल हैं। माउंटेन ईटर ने फिर अपने बगल में खड़े बर्फीले दिखने वाले ज़ेड बालों वाले आदमी का परिचय कराया। नमस्कार जनरल, एल्डर गॉड टियवल भी काफी सम्मानजनक थे। विंसोस कैओसवेल्ड में तैनात 300 से ज्यादा एल्डर गॉड्स और पैट्रिक अमर आमतौर पर 3 दस्तों में बटे होते हैं। हम तीनों दस्तों के कप्तान हैं और स्टारलॉर्ड ने मुझे ही इनका नेता नियुक्त किया था। माउंटेन ईटर ने आगे कहा। अब जब आप यहाँ हैं जनरल, तो हम निश्चित रूप से आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। निंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। सोलफ्लाइट, टियवल, हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। आगे से हम अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। बैठो, चलो बैठकर बातें करते हैं। चारों आंगन में एक लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठ गए। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे बढ़िया शराब आ गई। मैं यहाँ नया हूँ और मुझे हमारी सेना और ब्लैकलोथ साम्राज्य की सेनाओं के बीच की स्थिति की अच्छी समझ नहीं है। मुझे स्थिति के बारे में कुछ बताइए, निंग ने कहा। जनरल, अमर सोलफ्लाइट की आवाज कानों को बहुत भा रही थी। यह एक सीमावर्ती दुनिया है। ब्लैकलोथ साम्राज्य की सबसे नजदीकी सीमावर्ती दुनिया सोंगबर्ग कैओसवेल्ड होगी। कभी कभी वे हम पर घात लगाएंगे, कभी कभी हम उन पर घात लगाएंगे। आमतौर पर लड़ाइयाँ काफी छोटी होती हैं। सैकड़ों प्राचीन देवताओं और अमर पूर्वजों की भागीदारी वाली बड़ी लड़ाइयाँ बहुत दुर्लभ होती हैं। ओह, निंग ने धीरे से सिर हिलाया। फिर भी वे आमतौर पर हम पर घात लगाने से ज्यादा हमला करते हैं। सोलफ्लाइट ने सिर हिलाया। हम विंसोस कैओसवेल्ड और उसके विंसोस खंडहरों को नियंत्रित करते हैं। हर एक असंबद्ध एल्डर गॉड या एंसेस्ट्रल इमॉर्टल को अगर अपनी किस्मत आजमानी है तो हमें कैओस अमृत की एक बोतल देनी होगी। एक कैओस चक्र के दौरान हम आमतौर पर कैओस अमृत का एक क्यूब इकट्ठा करते हैं। अराजकता अमृत का एक घन 1000 बोतलों का प्रतिनिधित्व करता था। यह एक ऐसी राशि थी जिसे देखकर कोई भी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ ईर्ष्या से लाल हो जाएगा। यही कारण है कि ब्लैकलोथ साम्राज्य हमारे विंसोस कैओसवेल्ड पर कब्जा करने की गहरी इच्छा रखता है और इसीलिए वे हम पर बार बार घात लगाते हैं। हालांकि हमने बहुत पहले ही ईस्टकॉम पर्वतों के चारों ओर कई स्तरों की संरचनाएं स्थापित कर ली हैं। ये कैओसवेल्ड हमारा क्षेत्र है। जब वे हम पर घात लगाने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर उन्हें हमसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सोलफ्लाइट ने आगे कहा, जब हमारे सभी एल्डर गॉड्स और एंसेस्ट्रल इमॉर्टल्स एकजुट हो जाते हैं तो हम एक दुश्मन वर्ल्ड गॉड को भी रोक सकते हैं। इस प्रकार ब्लैकलोथ साम्राज्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। निंग समझ गया। ब्लैकलोथ साम्राज्य विंसोस कैओसवेल्ड पर कब्जा करने के लिए लालायित था, लेकिन अगर वे वास्तव में उस पर कब्जा करना चाहते थे तो उन्हें अपने विश्व देवताओं को संगठित करना होगा। लेकिन जैसे ही उनके विश्व स्तरीय विशेषज्ञ कोई कदम उठाते, युद्ध तुरंत एक नाटकीय रूप से अलग स्तर पर पहुंच जाता। फॉगस्टोन का इतिहास बहुत लंबा था, जड़ें गहरी थीं तथा विश्व स्तर के विशेषज्ञ भी थे। ब्लैकलोथ साम्राज्य बिना किसी ठोस कारण के इतने शक्तिशाली संगठन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसीलिए दोनों के बीच संघर्ष आमतौर पर एल्डर गॉड और पैट्रिक अमर स्तर तक ही सीमित रहते थे। सच तो ये है कि ये संघर्ष मुख्य रूप से अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित और संयमित करने के लिए होते थे, क्योंकि जीवन मरण के संघर्षों में ही वे आगे बढ़ और बेहतर बन सकते थे। यहाँ तैनात लगभग कोई भी एल्डर गॉड और पैट्रिक अमर अराजकता चक्र से ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा था। लेकिन निश्चित रूप से ब्लैकलोथ साम्राज्य को शायद ये भी उम्मीद थी कि वे अंततः भाग्यशाली होंगे और विंसोस कैओसवेल्ड पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लेंगे। निंग ने तीनों कप्तानों के साथ काफी देर तक बातचीत की और तीनों के स्वभाव के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की। एल्डर गॉड माउंटेन ईटर एक हिंसक विशालकाय जानवर जैसा दिखता था, लेकिन असल में वह एक बहुत ही स्थिर व्यक्ति था। शायद यही वजह थी कि फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड ने दूसरों को उसके पीछे चलने का आदेश दिया था। एंसेस्ट्रल इमॉर्टल सोलफ्लाइट बहुत ही उत्साही स्वभाव की थी। जब भी बातचीत युद्ध और लड़ाई की ओर मुड़ती, उनकी आंखें उत्साह से चमक उठतीं। वह शायद लड़ने झगड़ने की शौकीन थीं। जहां तक एल्डर गॉड टियवल का प्रश्न है, वह एक मौन व्यक्ति थे। समय बीतता रहा। निंग को विंसोस कैओसवेल्ड में आए हुए 100 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था। आप विंसोस कैओसवेल्ड में क्यों आए हैं? काले वस्त्र पहने हुए पैट्रिक अमर आकाश में प्रकट हुए। एक विशाल युद्धपोत के भीतर बैठे सुनहरे वस्त्र पहने एक आदमी की ओर घूर रहे थे। बकवास बंद करो, मैं खंडहरों के लिए आया हूँ, सुनहरे वस्त्र पहने आदमी ने आलस से कहा। अपनी अराजकता अमृत की बोतल ले लो। उसने अराजकता अमृत की एक बोतल उछाली। काले वस्त्र पहने अमर वंश ने बोतल पकड़ ली और भौहें चढ़ा दी, लेकिन चुप रहा। ये साधक फॉगस्टोन को नाराज करने से बचने के लिए अराजकता अमृत की एक बोतल की कीमत चुकाने को तैयार थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसके बारे में विनम्र हों। फुश, अंतरिक्ष में पर्दा सा लहराने लगा। कुछ ही पल बाद निंग प्रकट हुई। निंग ने बड़े युद्धपोत के भीतर सुनहरे वस्त्र पहने आदमी की ओर देखा। नमस्ते सेंटिनल, वह एक साहसी व्यक्ति है, काले वस्त्र पहने हुए अमर पूर्वज ने कहा। ओह, निंग ने सिर हिलाया। यहाँ बिताई गई एक सदी में ये पहली बार था जब किसी बाहरी व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी। युद्धपोत पर सुनहरे वस्त्र पहने आदमी ने निंग की तरफ एक नजर डाली,
फिर धीरे से खुद से बुदबुदाया, प्रेरी हम्फ। उसने हाथ हिलाया, जिससे अमर और दुष्ट देवताओं का एक पूरा समूह उसके बगल में प्रकट हो गया, जिनमें से सभी में या तो ज्येष्ठ देवताओं या पूर्वज अमरों का आभामंडल था। उनकी संख्या 100 से ज्यादा रही होगी और वे सभी अत्यंत सम्मानपूर्वक उस सुनहरे वस्त्रधारी आदमी को स्वामी कहकर संबोधित कर रहे थे। चलो चलें। सुनहरे वस्त्र पहने वह आदमी काफी शांत लग रहा था। विशाल युद्धपोत दूर उड़ गया और खंडहरों की ओर उड़ते हुए क्षितिज में गायब हो गया। उसके पास वास्तव में इतने सारे रिटेनर हैं। निंग को आश्चर्य हुआ। वह उन ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो साहसिक कार्यों पर निकलते हैं। उनका नाम ज्येष्ठ देवता स्काईसाउथ है। वह एक सर्वोच्च ज्येष्ठ देवता हैं, लेकिन अपने एक साहसिक कार्य के दौरान उन्हें खजानों का एक विशाल भंडार मिल गया। उन्होंने उन खजानों का उपयोग 100 से ज्यादा ज्येष्ठ देवता और अमर पूर्वजों के दास खरीदने के लिए किया। काले वस्त्र पहने ज्येष्ठ पूर्वजों ने बताया, उन सभी दासों को खरीदने के बाद उन्होंने एक ज्येष्ठ देवता संरचना खरीदी। उस संरचना और उन ज्येष्ठ देवताओं के साथ वह अपने दासों का उपयोग थोड़े समय के लिए विश्व स्तरीय विशेषज्ञ से भी बचाव करने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए वह इतने घमंडी और उद्दंड हैं। निंग ने सिर हिलाया। ज्येष्ठ देवता और अमर पूर्वज बहुत लंबी आयु जीते थे। वे जानते थे कि अगर वे अपने पहले अराजकता चक्र के दौरान विश्व स्तर तक नहीं पहुंचे तो उनके पास उस स्तर तक पहुंचने की कोई आशा नहीं रहेगी। ये एहसास होने पर कि वे आगे कोई सफलता नहीं पा सकेंगे, उनमें से कई ने साहसिक कार्य करने और प्राचीन शक्तियों द्वारा छोड़े गए खंडहरों की खोज करने का फैसला किया। उन्हें मौत को दावत देना, रोमांच का अनुभव पसंद था। एक सफल अभियान से उन्हें भारी इनाम मिल सकता था। एल्डर गॉड स्काईसाउथ इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण थे। एक बेहद सफल यात्रा के परिणामस्वरूप उन्होंने 100 से ज्यादा एल्डर गॉड्स और एक एल्डर गॉड फॉर्मेशन खरीदा था और साहसिक साधकों के बीच अक्सर चर्चा का विषय बन गए थे। अब समय आ गया है कि मैं खुद विंसोस खंडहरों का दौरा करूं, निंग ने मन ही मन सोचा। पहुंचने के पहले ही दिन निंग ने काले वस्त्रधारी अमर पूर्वजों से विंसोस खंडहरों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट हासिल कर ली थी। 3 लोगों में अवसरों की थोड़ी कमी थी, लेकिन बैडलैंड्स क्षेत्र एक ऐसा स्थान था जहां प्राचीन शक्तियों द्वारा छोड़ी गई कई विरासतें थीं। अनगिनत साल बीत चुके थे, लेकिन विंसोस खंडहरों की पूरी तरह से जांच पड़ताल अभी बाकी थी। यहाँ तक कि विश्व स्तरीय विशेषज्ञ भी वहां मर चुके थे। स्पष्ट रूप से विंसोस खंडहरों को पीछे छोड़ने वाली प्राचीन शक्ति विश्व देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली थी। ये देखते हुए कि निंग का क्लोन जेल की दुनिया में स्थित था, निंग को निश्चित रूप से इस जगह को अच्छी तरह से देखना था। पुस्तक 24 अध्याय 16 खंडहरों में प्रवेश। 3 दिन बाद। तो ये है विंसोस खंडहर। जी निंग एक बादल के ऊपर खड़ा होकर अपने सामने फैले विशाल संसार को नीचे की ओर देख रहा था। उसने एक अथाह विशाल क्षेत्र देखा जो पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था। ये समझना जरूरी है कि विंसोस खंडहर कभी उस प्राचीन शक्ति की अमर संपत्ति थी और इस तरह इसने पूरे अराजकता जगत के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना विशाल रहा होगा। अंदर जाने का समय हो गया है। निंग बादलों से घिरी दुनिया में गहराई तक उड़ गया। फुश, उसे लगा जैसे उसके चारों ओर अंतरिक्ष घूम रहा है। अचानक निंग के पैर नम पड़ गए। निंग का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से वापस ऊपर उड़ने की कोशिश की। फुसफुसाहट। अचानक उसके नीचे एक विशाल खूनी मुंह प्रकट हुआ और उसकी ओर एक भयंकर काटता हुआ आगे बढ़ा। सौभाग्य से निंग तेजी से उड़ने में सक्षम था और इस तरह काटने से बच गया। दरअसल मुझे सीधे दलदल की ओर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। निंग ने नीचे की ओर देखा और हवा में ऊपर उड़ता रहा। उसके नीचे का क्षेत्र एक अविश्वसनीय रूप से विशाल दलदल था और उसके नीचे कीचड़ से ढका एक जानवर था जो सीधे उसे घूर रहा था। उस जीव की आंखों में एक क्रूर भाव था और वह धीरे धीरे कीचड़ से रेंगता हुआ बाहर आ रहा था, जिससे एक छिपकली जैसा शरीर दिखाई दे रहा था। विंसोस खंडहरों पर मेरे रिकॉर्ड के अनुसार जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको दलदल में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। आप चाहे कहीं से भी आएं, आपको सीधे यहीं भेजा जाएगा। दलदल अनगिनत कीड़ों और जानवरों से भरा है, कुछ शक्तिशाली और कुछ कमजोर। कमजोर जानवर शायद किसी सच्चे देवता जितने ही शक्तिशाली हों, जबकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर किसी विश्व देवता जितने शक्तिशाली हो सकते हैं। निंग ने एक बार फिर नीचे उस जानवर की ओर देखा जो अब उसका पीछा कर रहा था। शक्तिशाली किसानों के लिए अपनी संपदा में कीट जानवरों को पालना सामान्य बात थी। जिस प्राचीन शक्ति ने इस संपत्ति का निर्माण किया था उसने कुछ खास बगबीस्ट कीट जानवरों को पालने के लिए जानबूझकर इसके भीतर एक विशाल दलदल बनाया था। दरअसल उसने एक प्रजनन चक्र स्थापित किया था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बगबीस्ट एक दूसरे को मारते और खाते रहें और बिना उसकी चिंता किए वे और भी ज्यादा मजबूत होते जाएं। इस प्रकार हालांकि संपत्ति के मालिक की मृत्यु अनगिनत साल पहले हो चुकी थी, फिर भी दलदल में बगबीस्ट की संख्या चौंकाने वाली थी। इन बगबीस्ट को संपत्ति के संरक्षक और रक्षक बनने के उद्देश्य से पाला जाता था। इस प्रकार सभी बाहरी आक्रमणकारियों को इन बगबीस्टों के हमलों का सामना करना पड़ता था। बादल की गरज। छिपकली के आकार वाले इस जीव ने अपना मुंह और भी चौड़ा कर लिया क्योंकि यह अचानक आसमान में उड़ गया। इसका शरीर कई सौ मीटर तक ऊपर की ओर कुंडलित हो गया तथा ये हवा में ऊपर की ओर रेंग रहा था। मरना। तलवार की रोशनी की एक चमकदार लकीर बगबीस्ट की सेना को चीरती हुई निकल गई। स्नेक। बगबीस्ट का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। मरते हुए खून चारों तरफ फैल गया और जैसे ही खून दलदल में वापस गिरा उसने कुछ छोटी छोटी कीचड़ भरी लहरें उड़ा दी। ब्राइट मून, तलवार कला, छायाहीन रुख। निंग ने अपने हाथ में एक डाकनॉर्थ पकड़ा जिससे उसकी लंबाई 3000 मीटर से घटकर मात्र 3 मीटर रह गई। दलदल में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं।
मुझे यहाँ से निकलना होगा। निंग तुरंत एक काले बिजली के सांप में बदल गया और उड़ने लगा। विंसोस खंडहर का सबसे बाहरी क्षेत्र दलदली क्षेत्र था। खंडहर के दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सभी को दलदल से शुरुआत करनी पड़ती थी और अंदर की ओर बढ़ना पड़ता था। खंडहर में प्रवेश करने के बाद निंग को भी उत्तर और दक्षिण का अंतर बताना मुश्किल हो रहा था। वह बस एक यादृच्छिक दिशा चुन सकता था और पूरी गति से उड़ना शुरू कर सकता था। अरे, निंग को दूर से ही शक्ति की लहरें महसूस हुई। वह तुरंत चुपके से उस दिशा में उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद निंग ने देखा कि दूर क्या हो रहा था। दूर एक सुनसान पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के ऊपर एक दोमुहा सांप कुंडली मारे बैठा था, जिसका शरीर 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था। उसका सिर ऊपर उठा हुआ था और वह ऊपर की ओर एक विशाल पंखों वाले शल्कदार राक्षस को देख रहा था जो उसके ठीक ऊपर था। दोनों जीवों की आभाएं अद्भुत थीं। मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी ताकत के दम पर ही दोनों विश्व स्तर की शक्ति तक पहुंच गए हैं। फिर भी तकनीक के मामले में वे काफी कमजोर हैं। मुझे उन्हें मारने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। निंग ने मन ही मन सोचा, मैं शर्त लगाता हूँ कि ये दोनों दलदल के दो सरदार हैं। ग्रवार। दो सिर वाले सांप ने एक जोरदार गर्जना की और अचानक ऊपर की ओर बढ़ा। जहाँ तक शल्कधारी राक्षस का प्रश्न है, वह भी हमला करते समय नीचे की ओर गिर गया। पूरा दलदल हिलता हुआ सा लग रहा था। शुक्र है कि खंडहरों में स्पेस टाइम अविश्वसनीय रूप से स्थिर था। अगर विश्व स्तरीय विशेषज्ञ भी यहाँ लड़ें, तो वे इसे चकनाचूर नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों जीव बाहरी दुनिया में लड़ रहे होते तो शायद वे पूरी अराजकता की दुनिया को तहस नहस कर देते। क्या वो? निंग को अचानक दूर से एक गंदी सी नाव आती दिखाई दी। नाव कृपाणों, तलवारों, कवचों, मोतियों, झंडियों और तरह तरह के जादुई खजानों से भरी हुई थी, जिनसे शक्तिशाली आभा निकल रही थी। इतने सारे खजाने, और उनमें से लगभग सभी अराजकता के खजाने हैं। निंग खुश हो गया। अनगिनत वर्षों के दौरान उतनी ही संख्या में प्राचीन देवता और अमर पूर्वज दलदलों में मारे गए थे। बगबीस्ट मारे गए साधकों द्वारा छोड़े गए खजानों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और इसलिए अधिक शक्तिशाली साधकों ने उन्हें युद्ध की लूट के रूप में एक साथ इकट्ठा कर लिया। निंग ने अपनी आभा को दबा दिया और अपने चारों ओर प्रकाश को मोड़ दिया, जिससे बगबीस्ट उसे देख न सकें। वायलट ज्वेल को पूरी तरह से ठीक करने के लिए मुझे भारी मात्रा में पंचतत्वों का सार प्राप्त करना होगा। मुझे ये खजाने हासिल करने हैं। निंग ने तुरंत यह निर्णय लिया। आदर्श रूप से ये दोनों जीव एक दूसरे को मार देंगे या अपंग कर देंगे। दो सिर वाले सांप का एक सिर शल्कदार जीव के तीखे पंजों में जकड़ा हुआ था, लेकिन दूसरा सिर शल्कदार जीव के सिर पर अपना मुंह गड़ाए हुए था। शल्कदार जीव अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाते हुए, अपने चारों ओर कीचड़ की लहरें उड़ाते हुए जोर जोर से संघर्ष कर रहा था। धमाका! शल्कदार जीव का सिर अचानक फट गया। उसकी आभा क्षीण होने लगी और उसके संघर्षरत पंख धीरे धीरे नीचे की ओर धंसने लगे। दो सिर वाले सांप का एक सिर पूरी तरह कुचला गया था, लेकिन उसके शेष सिर से उत्तेजित गर्जना निकली। ग्रवार! उसकी गर्जना आकाश में गूंज उठी। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और उस शल्कदार जीव का मांस खाना शुरू कर दिया। ये कीड़े मकोड़े इसी तरह रहते थे। वे एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे को खा जाते, लगातार बढ़ते और बदलते रहते। जैसे जैसे सांप खाना जारी रखता, उसका नष्ट हुआ सिर धीरे धीरे फिर से उगने लगता। स्विश! एक आकृति अचानक उसके करीब आ गई। दो सिर वाला सर्प क्रोधित हो गया और उसका अक्षत सिर तुरंत सफेद वस्त्रधारी आकृति की ओर क्रोध से देखने लगा। फुफ! उसकी पूंछ अचानक हिली और बिजली की तेजी से अपराधी की ओर झपटी। हॉटस्पॉट क्षेत्र। धमाका! तलवार की रोशनी चमक उठी। विशाल पूंछ एक ओर मुड़ गई और तलवार की रोशनी सीधे दोमुहे सांप के बचे हुए सिर पर वार कर रही थी। क्रोधित दोमुहे सांप ने अपना विशाल मुंह खोला, जिससे क्रिस्टल जैसे नुकीले दांत निकले जो पारदर्शी विष से चमक रहे थे। फुस! उसके विषदंतों से बिजली की गति से विष निकला। तलवार की रोशनी धुंधली हो गई, जिससे जहर की धार आसानी से विक्षेपित हो गई। वार! तलवार की रोशनी सीधे दो मुंह वाले सांप के सिर में जा लगी। सांप का शरीर कांप उठा, फिर धीरे धीरे शिथिल होने लगा। जैसे ही वह दलदल में गिरा, उसने आसपास की मिट्टी को जोर से हिला दिया। ब्राइट मून, तलवार कला, रक्त ड्रॉप रोक। शुक्र है, ये बगबीस्ट पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था और उसकी अधिकतम शक्ति का 1/3 से भी कम बचा था, वरना इसे मारना इतना आसान नहीं होता। निंग के चेहरे पर खुशी के भाव थे। बगबीस्ट को मारने का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि बगबीस्ट अपने रिश्तेदारों को बुला सकता था। जब भी बगबीस्ट किसी शक्तिशाली आक्रमणकारी से भिड़ता, जिसे वह हरा नहीं सकता था, तो वह अक्सर जोर से चीख मारकर अपने जैसे और लोगों को बुला लेता था। शुक्र है, दो मुंह वाला सांप बुरी तरह घायल हो गया था और निंग बहुत तेज था। निंग विंसोस खंडहरों की इस यात्रा पर वायलट ज्वेल को अपने साथ नहीं लाया था, क्योंकि वही उसका सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। अगर वह खंडहरों में ही मर जाता, तो बाकी खजानों का खो जाना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वायलट ज्वेल का खो जाना एक बहुत बड़ा झटका होता। ये जोखिम उठाने लायक बिल्कुल नहीं था। वायलट ज्वेल एक ऐसी तलवार थी जिसके लिए विश्व देवता और अराजकता के अमर भी दीवाने हो जाते। अगर निंग के पास पर्याप्त मात्रा में पंचतत्व होते, तो वह वायलट ज्वेल को फिर से गढ़ सकता था और उसे अपनी असली ताकत दिखा सकता था। खजाने! निंग तुरंत दूर पहाड़ी की ओर दौड़ा। उस पहाड़ी के पास एक बड़ी, कीचड़ से सनी नाव थी जो खजानों से भरी थी। ये वो ढेर सारे खजाने थे जो दोमुहे सांप ने वर्षों में जमा किए थे। कुछ मारे गए साधकों से मिले थे और कुछ मारे गए बगबीस्ट से। 21 अराजकता के खजाने। शायद भंडारण के खजानों में भी बढ़िया चीजें होंगी। निंग ने अपने हृदय बल से खजानों को छान मारा, फिर हाथ हिलाकर पूरी नाव समेट ली।
स्विश! अचानक दूर से प्रकाश की एक किरण निंग की ओर उड़ी। निंग ने अपना सिर घुमाकर देखा। अच्छा, क्या ये हमारा प्रैरी नहीं है? आहा, ये खजाने मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एक सुनहरा वस्त्रधारी आदमी युद्धपोत के ऊपर खड़ा था और उसके पीछे ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों की एक पूरी सेना खड़ी थी। बड़े भगवान स्काईसाउथ! निंग ने भौहें चढ़ाईं। एल्डर गॉड स्काईसाउथ के पास 100 से ज्यादा एल्डर गॉड और पैट्रिक अमरदास थे, जबकि निंग ने वायलेट ज्वेल को पीछे छोड़ दिया था। उससे निपटना थोड़ा मुश्किल होगा। खंडहरों में खतरों का एक हिस्सा उस प्राचीन शक्ति द्वारा छोड़े गए जालों और सुरक्षा व्यवस्थाओं से ही आता था। बाकी खतरा उन साधकों से था जो लालच में आकर आप पर हमला कर सकते थे। खजाने सौंप दो। बड़े देवता स्काईसाउथ का चेहरा अपनी नाव के आगे खड़े खड़े ठंडा पड़ गया। वरना मर जाओ। बड़े देवता स्काईसाउथ, मैं आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। विंसोस खंडहर एक विशाल जगह है। हमें इन खजानों के लिए जान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। निंग ने कहा। तुम्हारे साथ मौत तक लड़ूं? तुम? बड़े देवता स्काईसाउथ का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, उसे मार डालो। पुस्तक 24, अध्याय 17, खतरे का क्षेत्र। जैसे ही एल्डर गॉड स्काईसाउथ ने आदेश जारी किया, उसके अधीन सभी एल्डर गॉड और पैट्रिक अमरों ने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया। फुश फुश फुश! स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज गति से चलने वाली 6 प्रकाश की धारियां सीधे जी निंग की ओर बढ़ीं। भागो! निंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत बचने के लिए 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प का इस्तेमाल किया। पीछा करो! सभी बड़े देवता सीधे निंग पर टूट पड़े। निंग शक्तिशाली था, लेकिन जब 100 बड़े देवता मिलकर एक बड़े देव समूह बनाते तो वे एक वास्तविक विश्व देवता को भी कुछ समय के लिए रोक सकते थे। अगर निंग उनसे घिर जाता तो वह बच नहीं पाता। वे धीरे धीरे उसे कुचल देते, उसकी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा का भंडार खत्म कर देते। निंग खुद को किसी भी हाल में घिरने नहीं देता। तुम बच नहीं पाओगे। एल्डर गॉड स्काईसाउथ ठिठक कर हंसा। उसने उन 2 पैट्रिक अमर देवताओं को खरीदने में काफी पैसा खर्च किया था, जो जादुई खजानों को स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेजी से नियंत्रित कर सकते थे। वे आमतौर पर विरोधियों को कुछ देर के लिए बांधने के लिए जिम्मेदार होते थे, जिससे बाकी एल्डर गॉड्स को आगे बढ़कर उन्हें फंसाने का पर्याप्त समय मिल जाता था। इन दासों ने ऐसा कर दिया कि एल्डर गॉड स्काईसाउथ विश्व स्तर की शक्ति से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए लगभग अजेय था। निंग का पीछा कर रही 6 प्रकाश किरणें 6 लंबी शटल थीं। वे स्पष्ट रूप से निंग से भी तेज गति से चल रही थीं और जल्द ही उन्होंने उसे रोक लिया और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ीं। भाड़ में जाओ! निंग ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। 3 सिर 6 भुजाएं का इस्तेमाल किया और एक साथ 6 तलवारें चलाईं। हॉटस्पॉट क्षेत्र 6 तलवारें एक साथ चलीं। स्टार सीजिंग हैंड भी जारी किया गया था। विंसोस कैओसवर्ल्ड में रहते हुए 100 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद निंग ने अपनी तलवार कला में और भी सुधार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके प्रहारों में और भी अधिक शक्ति आ गई। बूम 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 बूम! 6 लंबी शटलें चकनाचूर हो गईं। हालांकि निंग की गति कुछ पल के लिए थोड़ी धीमी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सामान्य गति पकड़ ली और भागना जारी रखा। क्या? एल्डर गॉड स्काईसाउथ अपने युद्धपोत के ऊपर से आलस से देख रहा था, लेकिन इस पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वे 2 पैट्रिक अमर अपने खजानों से प्रकाश की गति से भी तेज हमला करने में सक्षम हैं। क्या वह उन्हें तुरंत हरा सकता था? टक्कर बहुत ही छोटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे निंग के वार करते ही वे 6 शटल तुरंत दूर जा गिरे हों और अपने अर्धचरणीय विश्व देव शरीर और स्टार सीजिंग हैंड की बदौलत निंग उन्हें बहुत दूर तक उड़ा ले जाने में कामयाब रहा। वूश! 100 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग देवता तुलनात्मक रूप से बहुत धीमे थे। वे बस असहाय होकर देख पा रहे थे कि कैसे सफेद वस्त्रधारी युवक उनसे दूर होता जा रहा था और अंततः क्षितिज में विलीन हो गया। बड़े भगवान स्काईसाउथ ने भौहें चढ़ाईं, फिर एक ठंडी खर्राट भरी। ठीक है, तुम तेज दौड़ते हो। तुम्हारी खातिर मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूं तो तुम इतनी ही तेज दौड़ते रहो। चलो चलें, उसने शांतिपूर्वक आदेश दिया। हाँ। बड़े देवता और पैट्रिक अमर सभी युद्धपोत पर लौट आए, जो फिर तुरंत दृश्य से चले गए। निंग ने पीछे की ओर देखा, फिर राहत की सांस ली। भविष्य में मुझे अपने लिए कुछ एल्डर गॉड और पैट्रिक अमर सेवक बनाने होंगे। निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। एल्डर गॉड और विश्व गॉड की शक्ति में बहुत अंतर होता है, लेकिन कभी कभी संख्या गुणवत्ता की भरपाई कर देती है। जब 100 एल्डर गॉड मिलकर एल्डर गॉड फॉर्मेशन बनाते हैं तो वे लंबे समय तक एक सच्चे विश्व गॉड का भी सामना कर सकते हैं। अगर उनमें से 1000 मिलकर एल्डर गॉड फॉर्मेशन बनाते हैं तो वे कुछ कमजोर विश्व गॉड को भी मार सकते हैं। हालांकि किसी के लिए 1000 एल्डर गॉड्स हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। पूरी फॉक्सटोन सेना के पास सिर्फ कुछ हजार एल्डर गॉड्स और प्रथम श्रेणी के पैट्रिक अमर देवता ही थे। इसके अलावा 1000 आदमियों वाले एल्डर गॉड फॉर्मेशन की कीमत 1000 एल्डर गॉड्स की कीमत से भी ज्यादा होगी। इस फॉर्मेशन के बिना एल्डर गॉड्स ढीली रेत के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। सिर्फ एल्डर गॉड फॉर्मेशन के इस्तेमाल से ही वे एक साथ मिलकर एक संपूर्ण इकाई बन पाएंगे। जाने का समय हो गया है। निंग तेज गति से आगे की ओर उड़ता रहा। निंग की ताकत को देखते हुए खंडहरों का दलदली इलाका ज्यादा खतरा नहीं था। अगर वह सावधान रहे और किसी भी शक्तिशाली आभा से दूर रहे तो वह काफी सुरक्षित रहेगा। वो रहा। निंग ने दूर से पहाड़ों की एक श्रृंखला दिखाई दी। मैं खंडहर के दूसरे हिस्से में पहुंच गया हूँ। विंसोस खंडहर के बारे में मुझे जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी वह अब मूलतः बेकार है। निंग थोड़ा चिंतित था। दलदल सबसे बाहरी परत थी और सबसे सुरक्षित क्षेत्र भी।
बाकी इलाके खंडहरों के प्रतिबंधात्मक निर्माण मंत्रों से नियंत्रित थे और अक्सर बदलते और रूपांतरित होते रहते थे। एक जगह एक दिन पूरी तरह सुरक्षित हो सकती थी, लेकिन अगले ही दिन मौत के जाल में बदल सकती थी। इसीलिए उसकी खुफिया रिपोर्ट अब किसी काम की नहीं थी। फुश निंग एक पहाड़ की चोटी पर उतरा। अब वह भी बेतहाशा उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इस डर से कि कहीं वह गलती से किसी मौत के जाल में न फंस जाए। जैसे ही निंग आगे बढ़ा, उसने अचानक अपना सिर घुमाकर दूर की ओर देखा। एक लाल वस्त्रधारी स्त्री पर्वत शिखर पर पद्मासन में विराजमान थी। उसका चेहरा कोमल और सुंदर था और उसकी आंखें पतझड़ के जल के समान कोमल थीं। वह सैकड़ों अर्धचंद्राकार पत्तियों से घिरी हुई थी, जो अग्नि से घिरी हुई थीं और उसके चारों ओर लपटें उठ रही थीं। कितनी खूबसूरत औरत है। निंग के मानक बहुत ऊंचे थे, लेकिन वह भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ऐसी खूबसूरती किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण बन सकती है। उसकी ओर देखने के बाद निंग आगे की ओर दौड़ता रहा। प्रत्येक गति के साथ वह तुरंत 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। लाल वस्त्रधारी महिला ने भी निंग को नोटिस किया था। वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से खुद से बुदबुदाई, कितना अजीब है। मैंने जो लिबर्टन ड्रीम तकनीक ईजाद की है, उसमें एक प्राकृतिक आकर्षण का आभास है जो उन ज्यादा स्पष्ट जोरदार आकर्षण मंत्रों से कहीं बेहतर है। और फिर भी उसने मुझसे एक शब्द भी कहने के लिए रुका तक नहीं। क्या उसने मेरे बारे में, फ्लेमफेई के बारे में नहीं सुना? 1. सू यूजी एक दिलचस्प नाम है। तीनों अक्षर सू, यू और जी असल में चीनी में भी उपनाम हैं। सू यूजी ज्वालापरी बैडलैंड्स क्षेत्र के बड़े देवताओं और पैतृक अमर लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थी। और वो इतनी खतरनाक जगह पर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? आग के वस्त्र पहने औरत बुदबुदाई, मुझे हमेशा से लगता रहा है कि मैं बहुत पागल हूँ, लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा पागल है। अगर वो इतनी तेजी से भागता रहा तो शायद 1 साल में ही इस जगह का इतना चक्कर लगा लेगा जितना मैं 10,000 सालों में नहीं लगा पाऊंगी। फिर भी वो मुझसे भी जल्दी मर जाएगा। काश तुम बच जाओ। मेरे लिए किसी को पसंद करना बहुत कम होता है। दलदल सबसे बाहरी क्षेत्र था। दलदल से बाहर निकलने के बाद लोग सचमुच खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश करते थे। आमतौर पर ज्यादातर लोग इन क्षेत्रों से बहुत सावधानी से और बेहद धीमी गति से आगे बढ़ते थे। हालांकि चूंकि विंसोस के खंडहरों ने विंसोस के अराजकता जगत का आधा हिस्सा घेर रखा था, यह वाकई अविश्वसनीय रूप से विशाल था। अगर आप इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ें तो आप 10 लाख साल बिताकर भी इसके एक छोटे से हिस्से का ही अन्वेषण कर सकते हैं। फिर भी चूंकि प्राचीन देवताओं और अमर पूर्वजों का जीवनकाल आमतौर पर बहुत लंबा होता था, इसलिए वे जल्दबाजी नहीं करेंगे। सुरक्षा सर्वोपरि। हालांकि निंग अलग था। बाहरी दुनिया में न सिर्फ उसका एक क्लोन था, बल्कि उसने हार्टस्वॉर्ड रियल्म तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी और अपने आसपास के वातावरण पर उसका जबरदस्त नियंत्रण था। उसके इस कौशल ने उसके साहस को और भी मजबूत कर दिया था। इसके अलावा उसने बहुत कम समय के लिए ही प्रशिक्षण लिया था। वह यहाँ कुछ लाख साल कैसे बिता सकता था? वह ज्यादा से ज्यादा कुछ सालों तक इस जगह का रोमांचकारी सफर तय करने और फिर यहाँ से चले जाने की योजना बना रहा था। बेशक उसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना था। अरे, निंग की आंखें चमक उठीं जब उसने दूर एक लाश देखी। यहाँ आओ। उसने एक प्रोटोकॉस्मिक आत्मा रस्सी फेंकी, उसे उस लाश के ऊपर लपेटा और उसे अपनी संपत्ति खजाने में खींच लिया। लाश को नष्ट करना होगा, लेकिन खजाने को निंग अपने पास रखेगा। चलते रहो। निंग का मूड बहुत अच्छा था। इस जगह पर अक्सर गिरे हुए साधकों की लाशें और कंकाल मिलते हैं, लेकिन जाहिर है अगर कोई सावधान न रहे तो आसानी से इसमें शामिल हो सकता है। वह स्थान बहुत बड़ा था। निंग ने खंडहरों में 1 साल से ज्यादा समय बिताया। हार्टस्वॉर्ड क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई तीक्ष्ण इंद्रियों, स्वर्ग के गोल्ड स्टार मोतियों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा और अपने हृदय बल की खोजी शक्ति की बदौलत वह सभी सबसे खतरनाक क्षेत्रों से बचने में सक्षम था। एल्डर गॉड स्काईसाउथ और फ्लेमफेई के अलावा उसका सामना 6 और साधकों से हुआ। हालांकि उन 6 में से केवल एक ने ही निंग पर हमला करने की कोशिश की, बाकी उससे दूर रहे। और जिसने निंग पर हमला करने की कोशिश की, निंग ने उसे मार डाला। फुश निंग पहाड़ी जंगल में दौड़ रहा था, कभी तेज तो कभी धीरे। उसकी चाल एक अनोखी लय में थी। जाहिर है निंग को इस जगह की आदत हो गई थी। धमाका धमाका धमाका, दूर से शक्ति की लहरें निकल रही थीं। अरे, निंग की आंखें चमक उठीं। ये लहरें बहुत तेज हैं और लगता है कि काफी हैं। चलो देखते हैं। आमतौर पर जब कई लोग किसी खतरनाक इलाके में, जैसे कि वह अभी था, आपस में लड़ते हैं तो वह किसी बेहद अहम खजाने के लिए होता है। स्वूश निंग तेजी से और चुपचाप लहरों के स्रोत के करीब पहुंचा और जल्द ही एक पर्वत शिखर पर पहुंच गया। निंग घास के बीच छिप गया और दूर तक झांकने लगा। दूर पहाड़ी घाटी में उसने 5 ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों को युद्ध करते देखा। वे पांचों 2 भागों में बटे हुए थे, एक ओर 4 साधक और दूसरी ओर 1 साधक। हिल्सवॉर्ड, ये दाव हथियार 2 हैं। हम इन्हें बांट क्यों नहीं सकते? एक तुम्हारे लिए, एक हमारे लिए। क्या यह आदर्श नहीं है? तुम 4 मूर्खों के लिए एक दाव हथियार। मरो मरो मरो। अकेला साधक काले वस्त्र पहने हुए था और उसकी 6 भुजाएं तलवार की रोशनी की 6 धुंधली धारियों से वार कर रही थीं। बाकी 4 साधक एक दूसरे का सहारा लेकर उसे मुश्किल से रोक पा रहे थे। ये शब्द सुनते ही निंग की आंखें चमक उठीं। दाव हथियार 2, बड़े देवता हिल्सवॉर्ड, तो ये है पौराणिक हिल्सवॉर्ड। वो सचमुच तलवार के दाव के विशेषज्ञ हैं। उनकी शक्ति मेरे बराबर होनी चाहिए। पुस्तक 24, अध्याय 18, खंडहरों के भीतर युद्ध। तुम सब मर जाओ। हिल्सवॉर्ड ने शक्ति से विस्फोट किया और बाकी 4 पर बेतहाशा हमला किया।
वह जानता था कि अगर ये लड़ाई ज्यादा देर तक चली तो विंसोस के खंडहरों में रहने वाले अन्य बड़े देवता और अमर पूर्वज इस जगह की ओर खींचे चले आएंगे। मैं अब और नहीं रुक सकता। एक हृष्ट-पुष्ट वृद्ध देवता, जिसके हाथ में 6 काली छड़ियां थीं, ने धीमी गर्जना की। हिल्सवॉर्ड की तलवार की रोशनी उसके शरीर पर पड़ी, लेकिन उससे सिर्फ कुछ चिंगारियां ही निकलीं। ध्यान से पीछे हटना। रक्त से लदे हुए एल्डर गॉड, जो हिल्सवॉर्ड से नजदीकी मुकाबले में लड़ रहे थे, अचानक सफेद पड़ गए। फिर उन्होंने जल्दी से अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया और अपने 2 क्लोनों को 2 अलग-अलग दिशाओं में भागने के लिए भेज दिया। स्लैश। तलवार की रोशनी की एक किरण एक क्लोन पर गिरी, जिससे वह मर गया। मेरा दिव्य शरीर कमजोर हो गया है। मैं अब और टिक नहीं पाऊंगा। रक्त वस्त्रधारी ज्येष्ठ देव तेज गति से भागते रहे। बाकी 3 ज्येष्ठ देवों और अमर पूर्वजों ने शाप दिया, लेकिन उनके पास भी दूसरी दिशाओं में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे वास्तव में किसी दल के सदस्य नहीं थे। वे बस इसलिए एक साथ आए थे क्योंकि हिल्सवॉर्ड बहुत शक्तिशाली था। हम्फ, ये मूर्ख। हिल्सवर्ड रुक गया और भागते हुए 4 लोगों को देखकर मुस्कुराने लगा। हिल्सवर्ड का चेहरा अचानक नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। तलवार की रोशनी की एक बर्फीली किरण अचानक प्रकट हुई और सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी, तो एक और घास में छिपा था। हिल्सवॉर्ड ने एक क्रूर मुस्कान बिखेरी और अपनी 6 तलवारों से बेरहमी से वार करने लगा। उसे दुश्मन के हमले की जरा भी चिंता नहीं थी। हालांकि हमला काफी तेज था, लेकिन हमला बहुत ही सरल और सीधा था। बूम! तलवार की रोशनी की विरोधी धारियां आपस में टकरा गईं। हिल्सवर्ड पीछे की ओर उड़ गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। सफेद वस्त्र पहने जी निंग हिल्सवर्ड के पीछे दौड़ा। ब्राइट मून, तलवार कला, रक्त ड्रॉप रोक, कितनी जबरदस्त ताकत थी। हिल्सवर्ड एकदम दंग रह गया। उसका प्रतिद्वंदी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन मेरे सामने कच्ची ताकत बेकार है। वह अचानक रुका, घूमा, फिर सीधा निंग की ओर बढ़ा। स्लैश 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 स्लैश। दोनों के बीच तलवार की रोशनी की लकीरें हवा में भर गईं, फिर दोनों पीछे हट गए। हिल्सवर्ड ने निंग को घूरा, फिर धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? इतनी शक्तिशाली तलवारबाजी वाला कोई अनजान व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। सूर्योदय, निंग ने शांति से कहा। तलवार के ताव में तुम जरूर नए विशेषज्ञ हो, हिल्सवर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। तुम काफी ताकतवर हो, हालांकि खंडहर मुकाबले के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। चलो यहाँ से जाने के बाद मुकाबला करते हैं। ये कहते हुए हिल्सवर्ड एक काली रोशनी की लकीर में बदल गया, जो भागते हुए प्रकाश की गति से आगे बढ़ रही थी। जब दोनों के बीच मुकाबला हुआ तो उसे लगा कि निंग की तलवारबाजी एकदम सही है। उसे कोई कमी नजर नहीं आई, इसलिए उसने ऐसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी के साथ और समय बर्बाद न करने का फैसला किया। जा रहे हो? निंग ने अपनी तलवारें बाहर निकालने की इच्छा की। स्विश स्विश स्विश। तलवारों की रोशनी की 9 धारियां आसमान से निकल रही थीं। ये 9 तलवारें कैओस के खजाने थे जो निंग ने विंसोस के खंडहरों में हासिल किए थे। हालांकि ये किसी एक समूह का हिस्सा नहीं थीं, फिर भी निंग की पैतृक अमर शक्ति ने इन्हें भर दिया था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया था कि उनमें से हर एक में अद्भुत स्तर की शक्ति थी। ये एक परतदार जाल की तरह फैल गईं, जिसने हिल्सवॉर्ड के रास्ते को पूरी तरह से घेर लिया और अवरुद्ध कर दिया। सभी 9 तलवारें प्रकाश की गति से भी अधिक तेज चलती थीं और इस प्रकार वे हिल्सवॉर्ड को शीघ्रता से पकड़ने में सक्षम थीं। धिक्कार है। हिल्सवर्ड अपने चारों ओर फैली 9 तलवारों को देखकर कांप उठा। आखिर इतना शक्तिशाली तलवारबाज कहां से आ गया? उसकी तलवारबाजी बिल्कुल बेदाग है। धिक्कार है उस सबको। वह निंग जैसे किसी ऐसे दुश्मन से लड़ना ज्यादा पसंद करेगा जो भयंकर आक्रामक रुख रखता हो, बजाय इसके कि निंग जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से लड़े जिसकी तलवारबाजी वाकई बेदाग कही जा सकती है। ऐसी बेदाग तलवारबाजी का सामना करने पर कोई भी आसानी से निराशा की भावना का शिकार हो सकता है। तलवार की रोशनी की 9 धारियां उसके चारों ओर घूम गईं, जिससे वह आगे भागने से रुक गया। तुम बच नहीं पाओगे। निंग के 3 सिर और 6 भुजाएं पहले ही प्रकट हो चुकी थीं। उसने अपनी 6 डार्कनॉर्थ तलवारें लहराईं और सीधे हिल्सवॉर्ड की ओर बढ़ा। तो फिर चलो लड़ते हैं। हिल्सवर्ड भी उन्मत्त हो गया। उसकी आंखें रक्त पिपासा से भर गईं और उसने एक बार फिर खुद को निंग के खिलाफ फेंक दिया। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 2 दाव हथियार दांव पर थे। दाव हथियार अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे, यहाँ तक कि उनके स्तर के अन्य विशेषज्ञों के बीच भी। हर एक दाव हथियार कम से कम एक धन अराजकता अमृत के बराबर था, और सबसे अच्छे दाव हथियार तो 10 से भी ज्यादा मूल्यवान थे। यह इतनी बड़ी धनराशि थी कि विश्व के देवता भी इसके लिए लालायित हो जाते। ये स्वाभाविक ही था कि जी निंग और हिल्सवॉर्ड दोनों ही इन 2 दाव हथियारों के लिए पागल हो गए। अगर मुझे वे 2 दाव हथियार मिल जाएं, तो मैं वायलेट ज्वेल की पूरी तरह से मरम्मत करने के लिए पर्याप्त पंचतत्व सार निकालने में सक्षम हो सकता हूँ। निंग की हत्या की मंशा बढ़ने लगी। क्या चल रहा है? भागते हुए 4 बड़े देवता और अमर पूर्वज अपने पीछे से आती शक्तिशाली लहरों को महसूस कर सकते थे। हिल्सवॉर्ड अब किसके खिलाफ लड़ रहा है? वे चारों सावधानी से पीछे की ओर रेंगने लगे। दाव हथियारों की एक जोड़ी का आकर्षण वाकई बहुत ज्यादा था। कौन है वो? पीछे छिपकर देखने पर उन्होंने देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति काले वस्त्रधारी व्यक्ति से उग्र रूप से लड़ रहा है। काले वस्त्र पहने यह आकृति प्रसिद्ध, अत्यधिक सम्मानित हिल्सवॉर्ड थी। सफेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति एक अज्ञात युवक था। क्या हिल्सवॉर्ड वाकई नुकसान में है? चारों चौंक गए। तलवार चलाने में इतना माहिर अचानक कहाँ से आ गया? इतना ताकतवर है। भाई जियुई, हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? उनसे दूर रहो और देखो। अगर दोनों बुरी तरह घायल हो गए हैं
तो हम उन पर हमला करने का मौका ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई मौका नहीं मिला तो उनकी लड़ाई खत्म होते ही हम तुरंत भाग जाएंगे। भाई जियुई के शब्द उचित हैं। ये सफेद वस्त्रधारी एल्डर गॉड हेल्सवॉर्ड से भी अधिक भयानक है। निंग और हेल्सवॉर्ड दोनों को शक था कि वे चारों उन्हें देखने के लिए वापस आ गए हैं, लेकिन दोनों को उनकी परवाह नहीं थी। 4 सर्वोच्च बुजुर्ग देवता, उफ, उन चारों को मारने में उन्हें थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। निंग के हार्ट्सवॉर्ड स्टांस ने खास तौर पर यह सुनिश्चित किया कि उसे समूह के हमलों की बिल्कुल भी चिंता न करनी पड़े। दोनों ने एक दूसरे से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। निंग के तलवार के हमले अधिक सहज और लापरवाह लग रहे थे, लेकिन वे लगातार जुड़े हुए तरंगों में आ रहे थे, जिससे हेल्सवॉर्ड को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। हेल्सवॉर्ड के हमले अधिक उन्मत्त थे और वे अंधकार की घनी भावना से भरे हुए थे। झनकार, तलवार की रोशनी चमक उठी। आखिरकार हेल्सवॉर्ड के शरीर पर एक वार हुआ। निंग को ऐसा लगा जैसे उसने किसी बेहद मजबूत जादुई खजाने पर वार कर दिया हो। वार की ताकत से हेल्सवॉर्ड पीछे की ओर उछलकर दूर एक चट्टान से टकराया, जिससे वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई और चारों तरफ बिखर गई। कोई सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता? निंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। लगता है मुझे उसे दबाना और सील करना होगा। क्या? निंग के उस पर वार करते ही हेल्सवॉर्ड का चेहरा फिर बदल गया। जाहिर था उसकी तलवारबाजी कुछ कमजोर थी। यदि मैं तलवारबाजी में तुम्हें हरा नहीं सका। हेल्सवॉर्ड ने अपने दांत पीस लिए। फिर एक विशाल बैंगनी हथौड़ा प्रकट हुआ, जिससे शक्ति की शक्तिशाली लहरें निकल रही थीं। एक दाव हथियार? निंग तुरंत समझ गया। हेल्सवॉर्ड के पास जो 2 हथियार थे, उनमें से एक वारहैमर था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं किया। वारहैमर के साथ तलवारबाजी का इस्तेमाल करना ज्यादा कारगर नहीं था। हालांकि दोनों के बीच ताकत का अंतर साफ था। हेल्सवॉर्ड के पास अपने लड़ने का तरीका बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मरो! हेल्सवॉर्ड ने बैंगनी वारहैमर लहराया, फिर उससे हमला किया। गड़गड़ाहट। जैसे ही वारहैमर ने वार किया, उसके चारों ओर बिजली की चमक चमकती दिखाई दी। वह सीधे निंग की ओर टूट पड़ा और उसके सामने की जगह से कुड़ गई। कितनी जबरदस्त ताकत थी! निंग को तुरंत अंदाजा हो गया कि इस वार में कितनी ताकत है। उसने जल्दी से अपनी डार्कनॉर्थ तलवारों को ब्लैक होल में बदलने का इरादा किया, जिनका इस्तेमाल उसने बचाव के लिए किया। वाह! वारहैमर एक ओर हट गया, जबकि निंग कुछ कदम पीछे गिर गया। मुझे पता था। हेल्सवॉर्ड के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। सफेद वस्त्र पहने ये युवक बेहद ताकतवर था। हालांकि हेल्सवॉर्ड के पास हथियारों की अच्छी ताकत थी, फिर भी सफेद वस्त्र पहने ये युवक अपनी तकनीकों से उससे बचाव करने में सक्षम था। इस तरह के एक बड़े वॉरहैमर के अंदर ढेर सारे पंचतत्वों का सार होना चाहिए। निंग को अब उस हथियार की और भी ज्यादा चाहत थी। कुल 2 वॉरहैमर हैं, एक तुम ले लो, दूसरा मैं रखूंगा। सौदा। जैसे जैसे हेल्सवॉर्ड युद्ध करता रहा, उसने निंग को मन ही मन एक संदेश भेजना शुरू कर दिया। वह समझौता करने को तैयार था। निंग की भयानक तलवारबाजी के सामने उसके पास कुछ भी नहीं था, और वह जानता था कि अगर ये लड़ाई ज्यादा देर तक चली तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। सफेद वस्त्र पहने ये युवक लंबी दूरी के हमलों में भी कुशल था। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। निंग ने जवाब दिया, मुझे दोनों दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत। हेल्सवॉर्ड पागल होने लगा था। तो फिर चलो लड़ते रहें। निंग पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा और हर तरफ तलवार की रोशनी बिखेर दी। उसने अपने बगल में एक रस्सी भी प्रकट की, जिसमें अपनी थोड़ी सी इच्छाशक्ति भर दी। अगर निंग हेल्सवॉर्ड की सुरक्षा को भेदकर उसे बेखबर पकड़ लेता तो वह इसी रस्सी से उसे बांधकर पकड़ लेता। बूम बूम बूम। हेल्सवॉर्ड भागता हुआ लड़ रहा था, और ऐसा करते हुए उसने गुस्से से निंग को संदेश भेजा, ये जगह विंसोस खंडहर है। तुम नहीं जानते कि यहाँ कब खतरा आ जाए। अगर तुम इसी तरह मेरा पीछा करते रहे तो तुम भी मौत के जाल में फंस जाओगे। निंग ने अपने उग्र हमले जारी रखे। दूर से देख रहे 4 बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों की सांस फूल गई। वे दोनों पागल हैं। उम्मीद है वे दोनों जाल या सुरक्षात्मक संरचनाओं द्वारा मारे जाएंगे, जिससे हम उनके खजाने उठा सकेंगे। चारों ने हेल्सवॉर्ड और सफेद वस्त्रधारी साधक को देखा, प्रार्थना की और उनका पीछा किया, जबकि वे दोनों अपनी जंगली लड़ाई जारी रखे हुए थे। धमाका। जैसे ही निंग एक बार फिर हवा में हेल्सवॉर्ड से भिड़ा, अचानक कहीं से एक धूसर हवा का झोंका आया, जो एक बवंडर में बदल गया और निंग और हेल्सवॉर्ड दोनों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ ही पल बाद बवंडर गायब हो गया, लेकिन उसके साथ निंग और हेल्सवॉर्ड भी गायब हो गए। जब चारों ने दूर से ये देखा तो उनके चेहरे बदल गए। सब जानते हैं कि विंसोस के खंडहर इतने खतरनाक हैं कि उनसे होकर उड़ना मुश्किल है। हो सकता है कि तुम किसी संरचना में फंस जाओ। उन दोनों को सीधे मौत के जाल में टेलीपोर्ट कर दिया गया होगा। धिक्कार है। वे 2 दाव हथियार भी बह गए। हार मानने को तैयार नहीं, वे चारों पूरे 3 दिन तक वहीं इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें निंग और हेल्सवॉर्ड का न तो कोई बाल दिखा, न ही कोई खाल। दाव हथियारों की तो बात ही छोड़िए। आखिरकार उनके पास दुखी होकर वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पुस्तक 24, अध्याय 19, एक धूसर हवा। अच्छा नहीं। निंग का चेहरा तुरंत बदल गया जब वह धूसर हवा प्रकट हुई, जो अपने साथ मृत्यु और शांति की आभा लेकर आई। निंग ने हेल्सवॉर्ड को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था, जिसके कारण वह पागलों की तरह इधर उधर उड़ने लगा था। दोनों के बीच ताकत का अंतर ज्यादा नहीं था, इसलिए निंग को उसे वश में करने और पकड़ने में समय लगा।
निंग ने सोचा था कि वह इतना बदकिस्मत नहीं होगा कि इतनी छोटी सी लड़ाई में उसे किसी सुरक्षा मंत्र का सामना करना पड़े, लेकिन अफसोस वह सचमुच बदकिस्मत था। धमाका। धूसर हवा ने निंग और हेल्सवॉर्ड दोनों को अपनी चपेट में ले लिया और उसकी अदम्य शक्ति ने उन दोनों को नीचे की ओर उड़ा दिया। क्या अविश्वसनीय शक्ति है। निंग ने अपने पतन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा ऐसा करने के लिए बहुत कमजोर थी। वूश। उनके नीचे एक बहुत बड़ा काला गड्ढा था। निंग और हेल्सवॉर्ड दोनों को बवंडर ने चारों ओर घुमाया और सीधे गड्ढे में उड़ा दिया। रुको, रुको। निंग ने तुरंत अपनी 3 सिर 6 भुजाएं क्षमता सक्रिय कर दी। जैसे ही वह गड्ढे के किनारों की ओर बढ़ा, उसकी सभी 6 भुजाएं नाटकीय रूप से बढ़ गईं। हवा में निंग के पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि अब वह गड्ढे के किनारों पर पत्थर की चट्टानें देख पा रहा था। निंग को लग रहा था कि अगर बवंडर उसे इस गड्ढे में और अंदर खींच ले गया तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। उसे रुकना पड़ा, लेकिन हवा बहुत तेज थी। निंग की 6 भुजाओं ने एक साथ स्टार सीजिंग हैंड को सक्रिय कर दिया। अंत में उसका एक हाथ बमुश्किल एक चट्टान के खंभे को जकड़ पाया। धमाक। निंग को अविश्वसनीय गति से नीचे घसीटा गया। जब उसका हाथ पत्थर के खंभे पर कसा गया तो उसका पूरा शरीर अचानक रुक गया। उसके पूरे शरीर में एक भयानक चीरने वाली शक्ति का संचार हुआ, जिससे वह फड़कने लगा। उसके हाथ, जो स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, तुरंत सुन्ना और ढीले पड़ गए। नतीजतन निंग को उस भयंकर धूसर बवंडर द्वारा नीचे की ओर घसीटा जाता रहा। चटक, चटक, चटक। निंग जिस भूरे पत्थर के खंभे को पहले पकड़ने में कामयाब रही थी, वह भी टूटने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसे भी भयंकर बवंडर ने नीचे खींच लिया। रोकना होगा, रुकना, रुको। निंग की 6 भुजाएं आसपास की दीवारों को बेतहाशा पकड़ रही थीं और बाहर निकली हुई किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। गड़गड़ाहट। निंग आखिरकार तब रुका जब उसके 3 हाथ एक साथ गड्ढे की दीवार में एक विशाल दरार में घुस गए। इन तीनों हाथों की उस दरार को बेतहाशा पकड़े रहने की बदौलत वह आखिरकार बवंडर की ताकत का विरोध करने में कामयाब हो पाया। वाह, मैं रुक गया। निंग ने राहत की सांस ली। पत्थर की विशाल दरार हजारों मीटर लंबी थी और जैसे ही निंग ने उस दरार को पकड़ा, उसने अपनी बाहें भी सैकड़ों मीटर लंबी कर लीं। उसने अपने हाथ दरार में गहराई तक गड़ा दिए थे ताकि वह दीवारों से लटक सके। नहीं, हेल्सवॉर्ड को भी गड्ढे में घसीटा गया था और वह भी दीवारों पर पंजों से कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह निंग से कहीं कमजोर था। वह किसी तरह एक उभरे हुए पत्थर के टुकड़े को पकड़ पाया, लेकिन उसके तेज प्रहार ने उसके हाथों को तुरंत सुन्ना और ढीला कर दिया। वह खुद को धीमा नहीं कर पा रहा था। बवंडर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे कुछ भी पकड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आखिरकार निंग के हाथ अराजकता के खजानों जैसे थे। उसके पास अर्धचरणीय विश्वदेव शरीर की शक्ति भी थी, साथ ही तारों को पकड़ने वाले हाथ की भी वृद्धि थी। यही एकमात्र कारण था कि निंग उससे ज्यादा रुकने में सफल रहा। धमाक। जैसे जैसे हेल्सवॉर्ड को नीचे की ओर खींचा जा रहा था, उसका शरीर कभी कभी चट्टान के उभरे हुए टुकड़ों से टकरा जाता था, जिसके परिणामस्वरूप वह दीवारों पर उछलता रहता था। टकराना। हेल्सवॉर्ड ने मुंह भर खून उगल दिया। ये टक्करें निंग की तलवारों के वारों से भी ज्यादा घातक थीं और वह एक के बाद एक उभरी हुई चट्टान से टकराता रहा। निंग की तेज नजर के कारण वह साफ देख पा रहा था कि हेल्सवॉर्ड कई 100 किलोमीटर दूर गिर रहा है और कम से कम कुछ दर्जन बार दीवारों से टकरा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हेल्सवॉर्ड जितना नीचे गिर रहा था, बवंडर उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। टक्करों से हेल्सवॉर्ड का शरीर ऐंठ और ऐंठ रहा था। धमाका। एक बेहद नुकीली भाले जैसी चट्टान से टकराने के बाद हेल्सवॉर्ड का शरीर सचमुच पूरी तरह से बिखर गया। शक्तिशाली बवंडर ने उसके शरीर के टुकड़ों को तेजी से कुचल दिया और उसे पूरी तरह से मिटा दिया। आखिरकार बवंडर निंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अफसोस की बात है, अभी भी पत्थर की दीवारों से लटका हुआ निंग हेल्सवॉर्ड को मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। दाव हथियार भी नीचे चूस लिए गए, पर क्या करूं, निंग की सभी 6 भुजाएं पत्थर की दरार से चिपकी हुई थीं। उसने केओस कवच का एक उच्च स्तरीय सूट पहना हुआ था और उसके पास एक शक्तिशाली दिव्य शरीर था जिसने स्वर्ण प्रतिमा को प्रशिक्षित किया था। वह इस बवंडर की शक्ति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम था। क्या मुझे बस यहीं लटके रहना चाहिए? निंग ने अपना हृदय बल फैलाया, लेकिन अफसोस की विनाश की उस धूसर हवा ने उसे तुरंत नष्ट कर दिया। ये धूसर हवा हृदय शक्ति को भी नष्ट कर सकती है। ये प्राचीन शक्ति कितनी भयानक थी जिसने पवन स्रोत के खंडहरों का निर्माण किया था। निंग ने धीरे से मन ही मन बुदबुदाया। निंग को कुछ पता नहीं था, बैडलैंड्स क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दाओ किंग बैडलैंड्स एक बार इस संपत्ति के पूर्व स्वामी से मिलने आया था और उसे अपनी हीनता का पूरा एहसास हो गया था। दरअसल इस जगह का नाम विंडसोस इसलिए पड़ा क्योंकि उस प्राचीन शक्ति ने हवा पर अथाह प्रभुत्व हासिल कर लिया था। न तो हृदय की शक्ति और न ही सह बुद्धि धूसर हवा को भेद पा रही थी। निंग बस अपनी आंखों का ही इस्तेमाल कर पा रहा था। मुझे यहाँ से निकलना होगा। निंग ने ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाया। धूसर हवा उसके ऊपर तेजी से चल रही थी, जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। निंग ने अपने उच्च स्तरीय केओस कवच का इस्तेमाल करके अपने सिर के ऊपर एक अर्ध पारदर्शी अवरोध बनाया। तभी वह अपने ऊपर के क्षेत्र का थोड़ा सा हिस्सा देख पा रहा था। मुझे इस गड्ढे से बाहर निकलना होगा। हवा बहुत तेज है। मैं किसी भी उभरे हुए पत्थर के टुकड़े पर पकड़ नहीं बना पाऊंगा। मेरे पास बस यही विकल्प है कि मैं अपनी पूरी बाह उन दरारों और दरारों में गहराई तक डाल दूं। निंग ने अपने ऊपर के क्षेत्र को और दरारों के लिए देखा।
धूसर हवा ने इस गड्ढे में काफी कटाव कर दिया था, जिससे कई दरारें दिखाई देने लगी थीं। वहां एक है। निंग से 300 मीटर ऊपर एक छोटी सी दरार थी। चलो चलें। निंग ने तुरंत अपना एक हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया। वूश! हवा की प्रचंड शक्ति ने निंग के हाथ पर 1000 तारों के भार के साथ प्रहार किया, जिससे वह ऊपर पहुंचने से पूरी तरह रुक गया। निंग ने उससे लड़ने की पूरी कोशिश की और उसने पाया कि वह अपनी बाहें कई दिशाओं में फैला सकता है, लेकिन जीत के बिल्कुल विपरीत जाकर ऊपर पहुंचना बिल्कुल असंभव, काम नहीं करेगा। हवा बहुत तेज है। निंग ने तुरंत कोशिश छोड़ दी। अगर मैं ऊपर नहीं जा सका। निंग ने अपना सिर नीचे झुकाकर अपने नीचे अथाह काले गड्ढे को घूरा। तो मेरे पास बस नीचे जाने का ही विकल्प है। निंग ने ध्यान से नीचे देखा। लगभग 600 मीटर नीचे उसे एक और बड़ी दरार दिखाई दी। उसने तुरंत उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ऊपर जाने का मतलब था हवा के विपरीत जाना, नीचे जाने का मतलब था हवा के साथ चलना। जब उसने अपना हाथ सैकड़ों मीटर लंबा कर लिया तो उसके लिए अपना हाथ उस दरार में गहराई तक ले जाना आसान हो गया। निंग ने एक के बाद एक हाथ दूसरी दरार में डाला और आखिरकार पहले वाले को छोड़ दिया। वाह! निंग तेजी से नीचे की ओर गिरा, फिर रुक गया। चलो आगे बढ़ते हैं। निंग ने अपने आसपास की चीजों पर नजर डाली, फिर नीचे की ओर चढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह निंग ने अंधेरे के इस अथाह गड्ढे से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद निंग ने एक तलवार देखी जो एक पत्थर के खंभे से बाहर निकली हुई थी। ये तलवार हिल्सवॉर्ड की नहीं थी। किसी और बेचारे को यहाँ घसीट कर लाया गया होगा और वह अपने हथियार पर नियंत्रण खो बैठा होगा, जिसकी वजह से यह यहाँ फंस गई। निंग ने तुरंत बड़ी मुश्किल से उस तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपने घर ले गया। इसके बाद निंग ने धीरे धीरे नीचे की ओर चढ़ना जारी रखा। 300 मीटर, 3000 मीटर, 30 किलोमीटर। अब तक निंग ने कुल 3 हथियार उठा लिए थे। अफसोस, तीनों सिर्फ अराजकता के खजाने थे। उनमें से कोई भी दाव हथियार नहीं था। फिर भी ये समझ में आता था, अगर किसी विश्व स्तरीय विशेषज्ञ को धूसर हवा ने जकड़ लिया होता तो उसके साथ निंग और हिल्सवॉर्ड जितना बुरा व्यवहार नहीं होता। बहुत कम बड़े देवता और पैतृक अमर थे जिनके पास दाव हथियार थे। उनमें से किसी के इस गड्ढे में गिर जाने की संभावना और भी कम थी। निंग धीरे धीरे 100 किलोमीटर से अधिक नीचे उतरा, फिर आराम किया और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। यह क्या है? निंग ने आश्चर्य से नीचे की ओर देखा। गड्ढे की दीवारों पर सचमुच एक गुफा दिखाई दे रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक कृत्रिम रूप से खोदी गई गुफा थी और यह सैकड़ों मीटर चौड़ी थी। हालांकि धूसर हवा उसके पास से गुजर रही थी, लेकिन वह गुफा के अंदर नहीं जा रही थी, जिससे गुफा शांति का एक दुर्लभ और स्वागत योग्य नखलिस्तान बन गई थी। चूंकि यह नीचे की ओर और अंदर की ओर झुका हुआ था, इसलिए निंग इसे पहले नहीं देख पाया था। अब जब वह पास गया तो यह उसके सामने प्रकट हुआ। इस गुफा को किसने खोदा? मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी देर तक चढ़ाई करने और 3 सिर 6 भुजाएं को इतने लंबे समय तक सक्रिय रखने के बाद मैंने अपनी दिव्य शक्ति का काफी हिस्सा खर्च कर दिया है। मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। निंग जल्दी से उस दिशा में चढ़ने लगा, फिर अपनी बाहें गुफा के द्वार में गहराई तक ले गया। गुफा के अंदर कुछ उभरे हुए पत्थर के टुकड़े थे जिनसे निंग आसानी से पकड़ बना सका। निंग ने जल्दी से अपनी भुजाओं को सिकुड़ लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसका शेष शरीर रबर बैंड की तरह गुफा में खींच गया। मैं भी शामिल। अजीब था, इस गुफा में बिल्कुल भी हवा नहीं थी। निंग को तेज धूसर हवाओं की इतनी आदत हो गई थी कि उसे शांति का कोई अनुभव नहीं था। वाह, आखिरकार मैं आराम कर सकता हूँ। निंग ने 3 सिर 6 भुजाएं को निष्क्रिय कर दिया, फिर गुफा के बाहर चल रही धूसर हवा पर नजर डाली। फिर उसने अपना सिर घुमाकर गुफा का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। पुस्तक 24, अध्याय 20, 9 मोहरें। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस गुफा को कृत्रिम रूप से खोदा गया था। इसे बेहद व्यवस्थित तरीके से खोदा गया था और दीवारों पर मछली के शल्क जैसे कई निशान दिखाई दे रहे थे। गुफा की दीवारों पर कुछ रेखाचित्र और कुछ लिखावट भी छोड़ी गई थी और गुफा से एक अजीब सी भावना निकल रही थी जो बहते पानी जैसी लग रही थी। निंग गुफा की आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और उसका मन भी शांत हो गया। निंग को शब्दों को पढ़ने या चित्रों को देखने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने पहले दीवारों पर बने तराजू जैसे पैटर्न और निशानों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। बहुत साफ। अगर कोई धीरे धीरे गुफा खोदता तो यह इतनी साफ सुथरी और छोटी सी कैसे हो सकती थी? निंग ने उन छोटे छोटे निशानों को घूरा। मुझे लगता है जैसे किसी ने कोई दिव्य शक्ति इस्तेमाल करके तुरंत चट्टान खोदकर गुफा बना दी हो। निंग इस संभावना से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जब उसने कुछ देर पहले उस पत्थर के खंभे को पकड़ा था तो बवंडर की तेज धार उसमें बस कुछ ही दरारें डाल पाई थी। उसने दीवारों में हाथ डालकर गड्ढा खोदने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था। इसीलिए निंग ने पहले से मौजूद दरारों को ढूंढने का फैसला किया था। यहाँ के पत्थर को स्थानीय संरचनाओं ने पोषित किया है और धूसर हवा ने उसे असाधारण गुण प्रदान किए हैं। शायद विश्व स्तरीय विशेषज्ञ भी इतनी आसानी से इतनी बड़ी गुफा नहीं खोद पाएंगे। निंग ने मन ही मन सोचा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मछली के शल्कों के आकार पर धीरे से हाथ फेरा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अचानक पैटर्न से एक अजीब अद्वितीय इरादे की झलक महसूस हुई। शांत पानी की तरह। निंग ने कुछ देर तक गुफा का बारीकी से निरीक्षण किया, फिर अपना ध्यान गुफा की दीवारों पर लिखे शब्दों और रेखाचित्रों की ओर लगाया। निंग को देखकर लगा कि ये रेखाचित्र भागते हुए नहीं दिख रहे होंगे।
अगर वह सावधान नहीं रहा और कुछ चूक गया या गलती से कोई जाल सक्रिय हो गया तो यह वाकई विनाशकारी होगा। इन खंडहरों में हवा के स्रोत की 100 धाराएं वाकई अद्भुत हैं। अफसोस की बात है, मुझे उस साथी ताओवादी के साथ बैठकर दाव पर चर्चा करने का मौका मिलना अच्छा लगता जिसने इस संपत्ति का निर्माण किया था। वह साथी ताओवादी अनगिनत साल पहले मर गया था। भविष्य में जब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचूंगा तो मैं भी अपना ताव छोड़ दूंगा और अपने बाद आने वाले साधकों को इसे अच्छी तरह से देखने दूंगा। मैंने यहाँ 1 लाख से ज्यादा साल बिताए हैं और कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त की हैं। हालांकि मैंने अभी तक इनमें से कुछ ही धाराओं का निरीक्षण किया है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि उनमें और मेरे द्वारा चुने गए मार्ग में बहुत अंतर है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बाकी 100 धाराओं को देखता हूँ या नहीं। इन धाराओं को देखने के लाखों वर्षों के अनुभव से मुझे जो अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई हैं वे यहाँ हैं। मैंने उन सभी को यहाँ दर्ज कर लिया है। अगर भविष्य में किसी साधक को यहाँ आकर इन्हें देखने का अवसर मिले तो इसे हमारे बीच का एक कर्म ही मानिए। ये शब्द हैं वाटरविंड के। प्रत्येक पात्र से एक शांत निश्चिंत आभा निकलती थी। जब निंग ने इन शब्दों को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उस प्राचीन शक्ति को देख रहा हो जिसने इतने वर्षों पहले इन्हें लिखा था। वाटरविंड, निंग ने धीरे से खुद से कहा, वह कौन है? उसने जो लिखा है उससे लगता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी शक्ति विंसोस खंडहर के निर्माता के समान ही रही होगी। बैडलैंड्स क्षेत्र, जहाँ तक निंग को पता था वहाँ वाटरविंड नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। निंग को बहुत पहले ही कई विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के बारे में खुफिया रिपोर्टें मिल गई थीं। पूरे बैडलैंड्स में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बैडलैंड्स कोर्ट का निर्माता डाउलॉर्ड बैडलैंड्स था। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स अभी भी जीवित था और अथाह शक्तिशाली था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास निंग के स्तर का कोई व्यक्ति पहुंच सके। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने बैडलैंड्स कोर्ट की स्थापना की थी। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ उसके सामने नन्हे बच्चों की तरह थे। बैडलैंड्स कोर्ट में कई मशहूर हस्तियां हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम वाटरविंड नहीं है। निंग ने मन ही मन सोचा, नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या ये किसी दूसरे इलाके का हो सकता है? फिर भी अंत में इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वाटरविंड ने बड़ी बड़ी बातें की। अगर वह सच कह रहा था तो वह निश्चित रूप से विश्व स्तर की शक्ति से ऊपर का कोई व्यक्ति था। भले ही वह मात्र विश्व स्तर का विशेषज्ञ था, फिर भी वह निश्चित रूप से उनके बीच शक्ति के शिखर पर था। वाटरविंड, वाटरविंड। निंग ने चुपचाप ये नाम याद कर लिया, फिर अपना ध्यान उन अंतर्दृष्टि की ओर लगाया जो वाटरविंड ने गुफा की दीवारों पर छोड़ी थीं। गुफा की दीवारें लेखन और रेखा चित्रों से ढकी हुई थीं। लेखन में वे शब्द शामिल थे जो निंग ने अभी अभी पढ़े थे। जहाँ तक आरेखों का प्रश्न है, उनमें वे अंतर्दृष्टियां समाहित थीं जो वाटरविंड ने प्राप्त की थीं। चित्र समुद्र में तैरती मछलियों का था। निंग ने 10 से ज्यादा मछलियां देखीं, जिनमें से हर एक अलग मुद्रा में थी। उनके चारों ओर कई साधारण सी रेखाएं दिखाई दे रही थीं जो पानी की लहरों का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत हो रही थीं। वहां कुल 16 मछलियां और 97 जल तरंगें थीं। ये चित्र, निंग को ये चित्र थोड़े अजीब लगे। उसने उन्हें गौर से देखा और पानी की लहरों और मछलियों का ध्यान से निरीक्षण किया कि कहीं उनमें कोई अजीब तो नहीं है। वूश! धीरे धीरे, निंग को पता भी नहीं चला, इच्छा शक्ति और इरादे का एक उभार धीरे धीरे आरेखों से बाहर की ओर निंग की ओर बढ़ने लगा। गड़गड़ाहट। निंग नदी के पास से 3000 मीटर चौड़ी एक विशाल नदी बह रही थी और उस नदी में एक विशालकाय मछली थी। नदी तो सिर्फ 3000 मीटर चौड़ी थी, लेकिन यह मछली 300 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। यह मछली लहरों के साथ तैरती हुई अदम्य और अजेय भाव से आगे बढ़ती जा रही थी। क्या बकवास है? निंग अपने आसपास के माहौल को घूरता रहा। उसके ठीक सामने 3000 मीटर चौड़ी एक नदी थी। उसके बगल में कई और नदियां थीं, हर एक 3000 मीटर चौड़ी थी और जबरदस्त वेग से बह रही थी। दूर निंग को और भी नदियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन वह उन्हें साफ नहीं देख पा रहा था। यद्यपि निंग उन नदियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, फिर भी वह यह महसूस कर सकता था कि कुल मिलाकर 100 नदी धाराएं थीं। 100 नदियां, 100 मछलियां। नदियां एक ही दिशा में बहती थीं, मछलियां भी उसी दिशा में तैरती थीं। नदियों के अंत में एक स्थान था जहां वे सभी एक साथ मिलती थीं, एक अजेय शक्ति का स्थान जहां सैकड़ों धाराएं एक हो जाती थीं। हर एक नदी ने निंग को एक अलग एहसास दिया और साथ ही उसमें रहने वाली मछलियां भी। कुछ नदियां पड़ोस की सुंदर लड़कियों जैसी लगती थीं, कुछ नदियां अत्यंत आकर्षक लोमड़ियों की तरह प्रतीत होती थीं, कुछ नदियां बर्फीली ठंडी परी युवतियों जैसी लगती थीं। उन सभी की आभा और इरादे बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन वे दूरी पर एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ने में सक्षम थे। 100 धाराएं मिलकर दाव बनाती हैं, लेकिन अफसोस, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो मर जाओगे। अफसोस, अफसोस। इस दुनिया से अचानक एक आह गूंजी और फिर सब कुछ गायब हो गया। निंग एक बार फिर गुफा के अंदर था और मछलियों और पानी की लहरों की साधारण दिखने वाली तस्वीरों को देख रहा था। अभी क्या हुआ? निंग हैरान था। क्या वो कोई भ्रम था जो मैंने अभी देखा? नहीं, मुझे पता चल जाना चाहिए था कि वो सब भ्रम था या नहीं। वो कोई भ्रम नहीं था, वो कुछ और था। वाटरविंड ने विंसोस की 100 धाराओं को देखने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से युक्त ये चित्र पीछे छोड़ दिए। निंग ने चित्रों को फिर से देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन फिर वह अचानक ठिठक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने ऐसा किया तो उसने जो दृश्य देखा था वह तुरंत उसके दिमाग में घूमने लगा। सैकड़ों उफनती नदियां, सैकड़ों तैरती मछलियां, यहाँ तक कि वह अंतिम आह, ये सब एक बार फिर उसकी स्मृतियों में उभर आया। इसमें एक अजीब सा एहसास है, लगभग उदासी जैसा। निंग चुपचाप इस पर विचार कर रहा था। निंग को जो दुख हुआ उसकी वजह वह आखिरी आह थी,
लेकिन ये तथाकथित 100 धाराएं मिलकर दाव का निर्माण करती हैं। निंग को लग रहा था कि इन शब्दों में एक अविश्वसनीय रूप से गहरा अर्थ छिपा है। जितना अधिक वह इसे समझने की कोशिश करता, उतना ही अधिक भ्रमित होता जाता। हालांकि निंग को कोई जल्दी नहीं थी। वह कमल मुद्रा में बैठ गया और धीरे धीरे उस दृश्य पर ध्यान करने लगा जो उसने अभी अभी देखा था। वह इसमें इतना तल्लीन था कि वह वास्तव में स्वर्गदर्शी मीनार में प्रवेश करना ही भूल गया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी अभी देखी गई 100 धाराओं के दृश्य पर था। एक के बाद एक दिन बीतते गए। निंग वहीं बैठा रहा, बिल्कुल मूर्ति की तरह। उसके शरीर पर धूल जमने लगी और जल्द ही निंग एक असली मूर्ति जैसा दिखने लगा। 6 साल बाद निंग पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था, लेकिन आखिरकार इस दिन उसने अपनी आंखें खोली और उसकी चमकदार क्रिस्टल जैसी निगाहों में आश्चर्य और प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। 100 धाराएं मिलकर दाव बनाती हैं, 9 मोहरें मिलकर एक हो जाती हैं। तो इस तरह से 9 अराजकता मोहरें वास्तव में काम करती हैं, निंग ने धीरे से खुद से कहा। 100 धाराएं मिलकर दाव बनाती हैं। वाक्यांश का अर्थ अत्यंत गहन था। वह इससे बमुश्किल ही कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाया। हालांकि ऐसा करते हुए उसे इसमें और अपनी 9 अराजकता मोहरों में कई समानताएं दिखाई दी, जिसके परिणामस्वरूप उसे 9वीं मोहर के बारे में और भी अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। 3 लोगों को छोड़ने से पहले निंग 8वीं अराजकता मोहर पर महारत हासिल कर चुका था। अब केवल एक ही बची थी। निंग की आंखों में जटिल दिव्य रूनों की एक श्रृंखला प्रकट होने लगी। सभी 9 कैओस सील उसकी आंखों में प्रकट होने लगी, एक अंतहीन पैटर्न में बदलती और रूपांतरित होती रहीं। पहले ऐसा लगता था कि 9 कैओस सील के बदलते रूनों का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन एक बार जब निंग ने उनमें महारत हासिल कर ली तो ये परिवर्तन थम गए। अंततः वे मिलकर एक फूल जैसी दिखने वाली छवि का निर्माण करने लगे। ये छवि निंग की आत्मा पर, साथ ही उसकी सच्ची आत्मा पर भी प्रकट हुई। यह एक नीला फूल था। ये पवित्र, पावन, प्राकृतिक था। निंग के माथे पर भी नीले फूल की मुहर की छाप स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगी। कुछ देर दिखाई देने के बाद वह जल्दी ही फीकी पड़ गई और छिप गई। जब 9 अराजकता मोहरें मिलकर एक हो जाती हैं तो वे अद्भुत हो जाती हैं। माँ नुवा भी इसी स्तर तक पहुंची होंगी। निंग को अपने माथे पर उभरे नीले फूल की मुहर की छाप का एहसास हुआ, एक नीला फूल जो धीरे धीरे लहरा रहा था।